हेलो एवरीवन सर, कंसिडरेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और कंसिडरेशन के बाद अब हम बात किस चीज के बारे में करेंगे सर? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है? बिकॉज जैसा कि मैंने आपको इनिशियली ही समझाया था कि सर जीएसटी आपके बिजनेस या प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन्स पे लगता है। पर्सनल नेचर का ये टैक्स है ही नहीं। तो सर एक बात बताओ आप। हाँ पूछो। सर बिजनेस से आपका क्या मतलब है? क्या जीएसटी ने खुद बताया है बिजनेस क्या होता है? तो जी हाँ, जीएसटी खुद बताता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है। देखो आइए आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पे तो जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, जीएसटी इज इसेंशियल, जरूरी है, इसेंशियली अ टैक्स ओनली ऑन अ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन पे लगता है, किसी भी पर्सनल नेचर के ट्रांजेक्शन पे नहीं लगता है। सर पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन मतलब क्या, आप बताओ। एग्जाम्पल, आप अपना एक्सचेंज किए मोबाइल, मोबाइल को आपने अपने सेकंड हैंड मोबाइल को बेचा, तो आपने अपने पर्सनल मोबाइल को बेचा ना। तो जब आप अपने पर्सनल मोबाइल को बेच रहे हैं तो बॉस देखो आपका वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, आप अपने पर्सनल मोबाइल को बेच रहे हो, तो आप मोबाइल बेचने का पर्सनल नेचर है वो, आप मोबाइल बेचने का व्यवसाय नहीं करते हो, मोबाइल बेचने का बिजनेस नहीं करते हो, इसलिए वहां पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जो बंदा मोबाइल खरीद रहा है, मान मान लो आपने OLX पे मोबाइल बेचा, तो जो आदमी मोबाइल खरीद रहा है वो अपने पर्सनल यूज के लिए मोबाइल खरीद रहा है। एग्जाम्पल देखो, आपने अपना मोबाइल सोल्ड किया, ठीक है, तो दो बात हो सकती है। आपने OLX पे सोल्ड किया और वो आदमी पर्सनल नेचर का के लिए, पर्सनल यूज के लिए मोबाइल परचेज कर रहा है, बात ही नहीं आएगी। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी शॉप पे जो सेकंड हैंड गुड्स में डील करती है वहां पे मोबाइल खरीद रहे हैं, तो बेटा आप बोलोगे सर ये तो बिजनेस में आ गया। जी नहीं, मोबाइल बेचना आपका बिजनेस नहीं है, खरीदना भले ही उसका बिजनेस हो। तो जीएसटी तो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई ना। जीएसटी यहाँ पे आउटवर्ड टैक्स में है। आरसीएम हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जहां पे रिवर्स चार्ज भी लगता है। जनरली मैंने क्या बताया, वो आउटपुट पे टैक्स आता है, तो यहाँ पे आउटपुट पे टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल बेचना आपका पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन आ गया, आप मोबाइल बेचने का व्यवसाय नहीं करते हो। आगे आओ, अभी और बड़ा मजा आएगा इस चीज को समझने में। सर देखिए इसेंशियली यहाँ पे क्या आया, जीएसटी इज इसेंशियल, essentially a tax on commercial transaction, hence only those supplies that are in the course or furtherance of business qualify as supply under GST। मतलब सर जीएसटी के अंदर वही सप्लाई आएगी जो बिजनेस के लिए की जाती है, जो कि बिजनेस के अंडर होती है। ठीक ठीक है। रिजल्टेंटली मतलब इसके रिजल्ट से क्या पता चलता है, एनी सप्लाई मेड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज पर्सनल कैपेसिटी डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी अनलेस दे फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मतलब सीधी बात, नो बकवास, इन्होंने एक डेफिनेशन बता दी कि सर जीएसटी क्या, सॉरी, बिजनेस क्या होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में आया तब तो जीएसटी की बात करो, नहीं तो टाटा बाय बाय कर दो। ठीक ठीक है। मतलब सर जीएसटी के लिए हमने आपको पहले कुछ चीजें समझाई हुई हैं, आपने ये सब चीजें फिल की होगी कि सबसे पहली बात सर वहां पे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आता है, वो भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए और उसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, और साथ ही साथ वो किस लिए होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो अभी आपने गुड सर्विस पढ़ लिया, सप्लाई का मीनिंग समझा, कंसिडरेशन का मीनिंग समझा। अब आप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ का मतलब, इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब समझेंगे। ठीक ठीक है सर जी। अब देखो यहां पे इन्होंने सीधे बताया है, in order to understand the term in the course of presence of business we need to first understand the term business as business defined। business को डिफाइन कर दिया गया है सर कि बिजनेस क्या होता है, ये एक्ट डिफाइन कर रहा है, हम नहीं बैठ के डिफाइन कर रहे हैं। ओके, एक्ट ने बताया है कि बिजनेस क्या होता है। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। एक्ट बताता है बिजनेस मतलब एनी ट्रेड, कोई ट्रेड करते हो, कॉमर्स करते हो, मतलब कोई ट्रेड किया, कॉमर्स किया, प्रोफेशन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट, तो भी वो बिजनेस है। पढ़ो, समझ लो, आप चेयर्स सेल कर रहे हो, चेयर्स सेल कर रहे हो, तो चेयर्स बेचने का क्या काम करते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई कॉमर्स कर रहे हो, कोई प्रोफेशन कर रहे हो, मैंने आपको यहाँ प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिजनेस के अंदर आती है, बहुत ईजी बात है, आप कॉमनली इस चीजों को देखते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है तो भी बिजनेस है, ऐसा कैसे सर? क्योंकि आपने तो हमको बताया था कि जीएसटी वहीं पे आता है जहां मनी होती है। तो देखो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है तो भी बिजनेस है, whether there is no monetary benefit, any activity incidental ancillary to it या any activity of same nature even if no volume of continuity।
लोगों को कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, अगर आप कोई ट्रेड कॉमर्स या इस टाइप की ट्रांजेक्शन करते हैं या इससे कोई जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं, सर इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी क्या मतलब कि मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो पेपर नैपकिन्स बनाती है, ठीक? तो उसकी कोई जेनसेट था, जेनसेट रखा हुआ था, उसको मैंने ऑब्सोलेट कर दिया, मैंने हटा दिया। तो मेरे बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई चीज था ना, उसको सही, उससे इंसिडेंटल लगी हुई एक एक्टिविटी थी। मेरे मैन्युफैक्चरिंग को रन में लाने के लिए जनरेटर यूज होता था, जनरेटर को मैंने हटा के बेच दिया। तो जनरेटर को अगर हम बेचे हैं तो भैया मॉनेटरी बेनिफिट हम लिए तो मेरे बिजनेस में है। मान लो जनरेटर को उठा के हम स्क्रैप में फेंक दिए, जनरेटर को उठा के हम स्क्रैप में फेंक दिए, सुन लो बेटा, जनरेटर को उठा के हम स्क्रैप में फेंक दिए, उसको हमको एक भी रुपया नहीं मिला, तो बोल रहे हैं चाहे आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं भी हुआ है ना, तो भी वो आपका बिजनेस ही माना जाएगा। अब क्लियर हो रहा है? मान लो आपने सी ऑफिस में क्या होता है कि न्यूज़पेपर आए, न्यूज़पेपर को अगर हम रद्दी वाले को बेचे, वो तो मेरा बिजनेस प्रोफेशन जो चल रहा है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया, इसलिए तो मेरे प्रोफेशनल फीस आई, इस पे जीएसटी आया। साथ साथ मेरे ऑफिस में जो न्यूज़पेपर आ रहा है, ओ बाबू सुन लो, जो ऑफिस में जो न्यूज़पेपर आ रहा है उस न्यूज़पेपर को हम उठा के रद्दी वाले को बेचे, तो वो क्या हुआ, जो न्यूज़पेपर आया वो इंसिडेंटल है, वो एक्टिविटी जुड़ी हुई थी, मेरे ऑफिस से ही जुड़ी जुड़ाई एक्टिविटी थी, वो कुछ आ रहा था, भैया हम उसको बेच रहे हैं, पैसा आया तो अब भी वो बिजनेस में इंक्लूड हो गया, पैसा नहीं आया तो भी उसको बिजनेस में ही माना जाएगा। इस बात को समझो अभी। ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका वॉल्यूम कितना था। सर आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट 1.5 करोड़ रुपए की और रद्दी बेची है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए की, कोई मैटर नहीं करता। फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी कितनी की, सर 3 महीने में एक बार बेचते हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, कुछ भी हो वो बिजनेस में इंक्लूड होगा। इस बात को इतना समझो, आगे क्वेश्चंस के साथ चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, कोई भी सप्लाई है एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स या सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। मतलब मान लो जब मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने लैपटॉप परचेज किया, ये कैमरा परचेज किया, टैबलेट परचेज किया, ये फर्नीचर परचेज किया, एसी परचेज किया, जो भी चीजें, जो भी कैपिटल चीज मैंने एक्वायर की है ना, ओ सुन लो इधर आओ, यहाँ पे बिजनेस में क्या आएगा वो बता रहे हैं, जीएसटी किस पे आएगा ये नहीं बता रहे हैं, समझो पहले। तो जब भी हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था तो जो भी मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं, जो भी मैंने गुड्स को एक्वायर किया है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज ली हो, चाहे स्टॉक लिया हो, कुछ भी लिया हो, वो सब बिजनेस में आ जाता है। या फिर जब हम क्लोज करते हैं तो जब इन सब चीजों को हटाया जाता है तो वो भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर आ जाती है। अभी सिर्फ बिजनेस के अंदर क्या आया वो पढ़ाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी बाय अ क्लब एसोसिएशन एक्सेट्रा टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन। मान लेते हैं सर कोई है गोल्फ क्लब, गोल्फ क्लब नाम का कोई बहुत बड़ा क्लब है, उस क्लब के अंदर ना स्विमिंग पूल लगा के वहां के मेंबर्स के बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है और वो उससे कुछ कंसिडरेशन भी लेता है, फॉर कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन लेता है। अब ये लाइन क्यों आई है? क्लब में पहले क्या होता था, क्लब के लोग बोलते थे कि यार देखो हम 10 लोग मिलकर अपना एक क्लब बनाए हैं और क्लब है तो हम लोग तो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ म्यूचुअली अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, हम लोग तो एक ही हैं। क्लब ने ये बोला हमारा म्यूचुअली सब कुछ है, हम लोग तो एक ही हैं, तो किस बात का बिजनेस। तो यहाँ पे बोला गया कि नहीं भाई, भले ही तुमने क्लब बनाया है, क्लब और उसके मेंबर्स एक ही हैं, लेकिन अगर मेंबर को कोई फैसिलिटी देते हैं वो भी कंसिडरेशन लेके तो वो बिजनेस में आएगा। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो सब बात की बात है, अभी समझो बस बिजनेस में आएगा। मतलब सर मान लो कोई क्लब है, ठीक, कोई क्लब है, मान लो रोटरी क्लब, ठीक, उसका उसकी क्लब की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा किसी मेंबर की शादी के लिए दे दिया, तो सर वो बिजनेस, क्लब का बिजनेस आएगा क्योंकि उसने अपने मेंबर को फॉर कंसिडरेशन कोई सर्विस दी है। सर्विस क्या की सर? रेंटल, रेंटल सर्विस दी, रेंटल ऑफ एकोमोडेशन उसने पकड़ा दिया कि जाओ बेटा शादी कर लो। ठीक है, हाँ सर जी यहाँ की बात तो समझ में आ गई, तो ये बिजनेस के अंदर आएगा। हम समझ रहे हैं बिजनेस के अंदर क्या क्या आएगा। तो एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एक्सेट्रा इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट, एक्टिविटी इंसिडेंटल एंसिलियरी टू इट, या फिर सेम वॉल्यूम नेचर वगैरह की बात यहाँ पे आ गई थी। दूसरा हम एक्विजिशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस के टाइम जो भी ट्रांजेक्शन किए वो सब बिजनेस की मीनिंग में आएगा। तीसरी बात हमने क्या की, क्लब वाली बात की। क्लब के ऊपर एक सर्कुलर है उसको हम आगे पढ़ाएंगे। एडमिशन फॉर कंसल्टेशन टू एनी प्रेमाइसेस, क्या हुआ सर? सर मैं जू में जा रहा हूँ, जाओ, किसको देखोगे सर? खुद को। ठीक है, जब आप किसी भी प्रेमाइस में जाने के लिए एंट्री पे आप एडमिशन फीस देते हैं, किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए सर, वहां पे आपने 500 रुपए की टिकट ली और आप एंट्री किए, तो जब भी किसी प्रेमाइस में ऑडिटोरियम में जा रहे हैं कुछ पैसे देके आप एंट्री फीस ले रहे हैं, जू में जा रहे हैं आप एंट्री फीस देके उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, सर्कस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब किसी प्रेमाइस में एंट्री के लिए आपने कोई एंट्री फीस दी ना, तो वो भी उस प्रेमाइस के लिए बिजनेस की मीनिंग में आता है। किस क्या? बिजनेस की मीनिंग में आता है। क्लियर है? यस सर। सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन क्लोजर फर्दरेंस ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन। मान लो कहीं पे आपने कोई ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है और वहां से आपको कुछ कंसल्टेशन आ गया,
आप किसी एसोसिएशन के अंदर सेक्रेटरी की पोस्ट होल्ड करते हो, ठीक है, सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स फर्दरेंस फॉर ट्रेड और प्रोफेशन, और अपने ट्रेड या प्रोफेशन के कारण, अब बहुत बड़े कपड़े के व्यवसायी थे, आपने कपड़ा कमेटी के अंदर आपने कोई पोजीशन होल्ड करके रख ली, तो भैया आपने जो पोजीशन होल्ड की है ना, वो आपको चूंकि एक्सेप्टेड इन कोर्स फर्दरेंस फॉर ट्रेड और प्रोफेशन, आपने उस ट्रेड और प्रोफेशन के लिए कोई सर्विस नहीं, कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है, और उस पर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो भी आपके बिजनेस के मीनिंग में आएगा। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने मान लो किसी कहीं पे जाके फाइनेंशियल एडवाइजर की कोई पोस्ट होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है, और वहां से मुझे कोई कंसिडरेशन आ रहा है, ये मेरे बिजनेस के अंदर आएगा। ठीक, ओके सर जी। एक्टिविटी फॉर रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर ऑफ लाइसेंस बुक कीपर एक्टिविटीज टू बी लाइसेंस बुक मार्कर इन सच क्लब। मतलब क्या होता है, सीधी बात है, घोड़ों को दौड़ते हुए तो आपने पिक्चरों में ही देखा होगा, तो जो हॉर्स रेस होती है ना, हॉर्स रेस के अंदर टोटलाइजर की फैसिलिटी होती है कि बोर्ड पे दिखाता है कि भाई किस बंदे ने कितनी बेट लगाई, क्या हारा क्या जीता उससे मतलब नहीं है, बट जो टोटलाइजर की फैसिलिटी देता है या लाइसेंस बुक कीपर जो होता है, उसकी जो सर्विसेज, बेट लगाने वाले को वो बंदा जो सर्विस दे रहा है ना, वो भी बिजनेस के अंदर आता है। ठीक है, तो जो एक्टिविटी रेस क्लब में हो रही है बाय वे ऑफ टोटलाइजर और लाइसेंस बुक मेकर और एक्टिविटी बाय अ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, वो क्या होता है सर, बोलो बोलो, वो सब चीजें भी आपके बिजनेस के मीनिंग के अंदर आती है। साथ साथ एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी, और अगर कोई गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी करती है उसको बिजनेस के अंदर माना गया है। सर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये इसको बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी भी अगर कुछ कर रही है तो उसको भी बिजनेस के अंदर कहा गया है कि वो भी बिजनेस है। आगे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा वो चैप्टर नंबर 4 एग्जामिशन की बात है। अभी समझो कि बेटा वो भी बिजनेस है, बिजनेस है तब तो एग्जामिशन की बात कर सकते हैं ना, बिजनेस है तो जीएसटी है तो एग्जामिशन है। अभी हम समझ रहे हैं कि वो भी चीजें बिजनेस ही है, बिजनेस के अंदर इंक्लूड कर ली गई है। क्लियर? यस सर, यहां तक क्लियर है। चलो, Does business include any activity, transaction which is incidental or ancillary to any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, वगैर मतलब वो जो बेट वेट लगाते हैं वगैर, और any other similar activity in addition, यहाँ सुनो, in addition any activity undertaken by the central government or the state government or local authority in which they are engaged as public authority shall also be constituted as business। कुछ नहीं, यही पूरी बात का हमने यहाँ पे फिर से पढ़ी। वे ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन या फिर क्लब वगैरह सारी की सारी सर्विसेज वगैरह, बेट लगाते हो, कोई एडवेंचर करते हो, पैराग्लाइडिंग करते हो, जो मन में आए वो पहाड़ों से वो कूदने वाला जो होता है वो सब कुछ भी करते हो, वो सब कुछ बिजनेस के अंदर आता है। कोई एडवेंचरस एक्टिविटी के ट्रैकिंग करना, वो सब ट्रैकिंग जो करवा रहा है वो भी उसका बिजनेस है। ठीक ठीक है। फॉर एनी ट्रेड, कॉमर्स और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी टू क्वालिफाई एज बिजनेस, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। जैसा कि मैंने बोला, रद्दी हर महीने बेच रहे हैं या फिर रद्दी साल भर में एक बार बेच रहे हैं, तो हर कभी कभी होता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बिजनेस नहीं है। सर आपसे तो रद्दी बेच के रेवेन्यू 1500 आया, आपका ओरिजिनल टर्न, आपका ओरिजिनल रिसिप्ट 15 करोड़ है, तो वॉल्यूम बहुत छोटा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बिजनेस नहीं है, फिर भी वो बिजनेस के अंदर तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? लिखो, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप कर बाबू। चलो, सम एग्जांपल्स इसके ऊपर देखते हैं। देखो, ऋषभ बाई अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड आफ्टर अ ईयर सेल इट टू अ कार डीलर। Sale of car by Rishabh to car dealer is not a supply under CGST because such car is not made by Rishabh in the course of furtherance of business। अब देखो यहीं पे बात आ गई, ऋषभ क्या किया था, उसने कोई कार खरीदी, कार चलाई मस्त, 2-4 साल तक चलाई, उसके बाद उसका मन भर गया, वो कार डीलर को बेच देता है। चलो, कार डीलर को ही बेच दिया उसने, तो क्या यहाँ पे जीएसटी आएगी? जी नहीं, ऋषभ ने अपनी पर्सनल कार बेची, पर्सनल नेचर तो बिजनेस में आता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है सर जी। अब देखो दूसरा एग्जांपल, एम सोल्ड हर गोल्ड बैंगल्स एंड इयरिंग टू ए ज्वेलर्स। एम ने अपने कोई गोल्ड बैंगल्स को ए ज्वेलर्स को बेच दिया। अब देखो एम ज्वेलरी तो है, जो मिस एम है, मणिकर्णिका जी हैं, मणिकर्णिका जी जो है वो ज्वेलरी बेचने का काम नहीं करती हैं, ज्वेलर काम करता है ज्वेलरी बेचने का। मणिकर्णिका जी ने ज्वेलर को बेचा है, ज्वेलर अगर बेचता मणिकर्णिका जी को तो जीएसटी की बात होती, तो वो बिजनेस में आता। हम यहाँ बिजनेस क्या, बिजनेस को समझ रहे हैं, तो अगर मणिकर्णिका जी ने किसी भी मजबूरी कारण अपने बैंगल्स को बेचा है ज्वेलर को, तो वो बिजनेस की मीनिंग में नहीं आएगा। देखो, सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल टू अ ज्वेलर will not constitute supply as the same cannot be said to be in the course of furtherance of business to an individual। वो इंडिविजुअल के लिए कहीं से भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ही नहीं। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। आगे पढ़ें,
तो बिजनेस इंक्लूड वोकेशन, देयरफॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस टू अ वोकेशन इज आल्सो सप्लाई अंडर जीएसटी। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये सर वोकेशनल सर्विसेज भी भैया आपके बिजनेस के पार्ट होती है। अब जैसे एक बात बहुत वोकेशनल का, चलो आगे कहीं एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं, होगा मैंने लिया होगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम ना, देखो सलमान खान है, ठीक है, सलमान खान है सर। सलमान खान ने मैं हूँ तेरा हीरो एक गाना गाया था, बताओ वो तो एक एक्टर है, सिंगर तो है नहीं, बट उसने मजाक मजाक में एक गाना गाया, गाना गा के जो उसने पैसे कमाए, क्या वो बिजनेस नहीं माना जाएगा? सर बिजनेस माना जाएगा, ये हमेशा याद रखना। मानते हैं, मान लो कभी आपसे क्वेश्चन बोलता है कि ये एक एक्टर है, सलमान खान एक एक्टर है, ये सिंगर नहीं, लेकिन इसने एक गाना गाया, गाना हिट हो गया, इसने 5 करोड़ रुपए कमाए, तो क्या ये बिजनेस है? तो जी हाँ, ये भी बिजनेस है। ठीक ठीक है सर जी, आगे देखिए। एस अ फेमस एक्टर, अच्छा देखो, एस अ फेमस एक्टर सलमान खान अ फेमस एक्टर पेंट सम पेंटिंग एंड सेल्स देम, द कंसिडरेशन फ्रॉम सच सेल टू बी डोनेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। देखो एक एक्टर था जिसने पेंटिंग की, और जो पेंटिंग बिकी और जो अमाउंट आया वो चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया, जो अमाउंट आया वो उसने चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया, वो काइंड ह्यूमन को दे दिया। सेल ऑफ पेंटिंग बाय द एक्टर इज क्वालिफाई एज सप्लाई, तो उसने जो पेंटिंग जो सेल की है ना, वो सप्लाई के मनी में भी आ जाएगा, साथ साथ उसका बिजनेस के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा। चलो, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ये क्या होती है? सर RWA, मैं इसको आगे बोलूंगा RWA, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन क्या होता है? एक कोई सोसाइटी है, मान लो उसमें 40 फ्लैट्स हैं, तो सर वो जो 40 फ्लैट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे 40 फ्लैट से दम पड़े हुए हैं, सर वो 40 फ्लैट वाले सोचते हैं भैया मेंटेन कैसे होगी सोसाइटी, तो वो 40 लोग सोचते हैं कि भैया एक RWA रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बनाओ, वहां पे हम लोग अपना मेंटेनेंस चार्ज डालेंगे और 5 लोग मिलकर पूरी सोसाइटी को मैनेज करेंगे, तो वो होती है RWA रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। Provides the service of depositing the electricity bill to the residential in lieu of some nominal charges. Provision to supply service by a club or association or society to its member is treated as supply as included in the definition of business। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो लोग हैं, मान लो ये मेंबर हैं, ये मेंबर हैं, ठीक है, सबका अपना अपना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आया, किसी का 5K का आया है, किसी का 4K का आया है, किसी का 2K का आया है, किसी का 1.5K का आया है। तो जो RWA है ना, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, ये कहती है हम सबका बिजली का बिल भर देंगे, टेंशन मत लो, 100 रुपया एक्स्ट्रा दे देना, मैं तुम लोगों का बिजली का बिल भरवा आऊंगा। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है ना RWA के द्वारा, 100 रुपए जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है RWA के द्वारा, ये फॉर देखो अपने ही मेंबर्स को, RWA एक एसोसिएशन है, क्लब है समझो, अपने ही मेंबर को कोई सर्विस दे रही है फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन, तो ये भले इसका अमाउंट बहुत कम है और अपनों को ही दे रही है, फिर भी सर यहाँ पे ना बिजनेस की मीनिंग में आ जाएगा, फिर भी इट इज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? हाँ सर जी, इतना तो अपने को समझ में आ गया है। रॉयल टफ रेस क्लब, रॉयल टफ रेस क्लब इंगेज्ड इन द फैसिलिटी ऑफ बेटिंग ट्रांजैक्शन ऑन हॉर्स प्लेसेस थ्रू इट्स टोटलाइजर। मैंने क्या बताया, बेटिंग के केस में लाइसेंस बुक कीपर और टोटलाइजर की सर्विस को बिजनेस माना जाता है, वही बात लिखी है। प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फैसिलिटिंग वेगरिंग, जो बंदे सट्टा लगा रहे हैं तो वेगरिंग ट्रांजैक्शंस को करती है। और रॉयल टफ रेस क्लब गेट्स कमीशन विच इज डिडक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द क्लब फ्रॉम द टोटल बेट वैल्यू। 40 लाख रुपए किसी घोड़े पे लगाए, उसके बाद दूसरे पे 50 लाख लगाए, वो भी 60 लाख रुपए है, नेट वैल्यू पे टोटलाइजर को नहीं मिलता है कि 40 लाख हारे 20 लाख हार गए, तो 40 माइनस 20, 20 लाख पे उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो 40 प्लस 20 60 लाख के ऊपर वो अपना सारा कमीशन लेता है। ठीक है सर। तो सिड सर्विस अमाउंट ऑफ सप्लाई एज द एक्टिविटी रेस क्लब इंक्लूडेड इन बिजनेस। अब मान तो 60 लाख की फैसिलिटी के ऊपर उसने 0.1% का कोई कमीशन लिया, ठीक, 60,000 रुपए का उसका जो कमीशन आया ना सर, तो 60,000 रुपए का जो कमीशन है ये उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ओके ओके सर जी। अब लास्ट एक बार पढ़ लेते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन इन सर्कस, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग theme park, water park are considered to be supply as these services by way of admission of person to any premises for a consideration। आप consideration के बाद ही उस premise में एंट्री ले सकते हो, इसलिए ये सब भी बिजनेस की मीनिंग के अंदर आता है। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, यहां तक की बात तो क्लियर है। ठीक है सर। चलो एक बार इसको आप ठीक से पढ़ो, इतना आप ठीक से करो, आगे हम लोग 71AA को देखेंगे। अभी देखिए सर, अभी तक की जो बातें थी उसके आगे अब हम देखने जा रहे हैं 71AA। ये एक अमेंडेड पोर्शन है जिसको लास्ट अटेम्प्ट में ही इंटर किया गया है। ये आपसे कहीं ना कहीं क्लब्स के बारे में ही बात करेगा, क्लब वाली बात को ही यहाँ पे फर्दर ये बताएगा। ठीक, एक बार पढ़ो। द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल,
मतलब पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इंडिविजुअल्स को छोड़ के देखो, पर्सन की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है इसमें इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी सब यहां पे इंक्लूड हो गए। तो अदर देन पर्सन इंक्लूड अदर देन एन इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल टू, देखो यहाँ पे क्या है, टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी क्लब ने सर्विस दी है टू इट्स मेंबर, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं दे रहा है, क्लब भैया इंडिविजुअल नहीं है लेकिन पर्सन तो है, वो अपने मेंबर्स को, चाहे RWA, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए कुछ रुपए ले रही थी, तो RWA अगर इनको सर्विस दे रही है, बेटा देखो RWA अपने मेंबर्स को कोई सर्विस दे रही है, कैश के लिए दे रही है, चाहे जिस रीजन से भी दे रही है, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए ले रही है, तो भैया वो चीजें इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहलाती है। इसी बात को यहाँ पे ये 71AA के अंदर फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आती है तो उसको फिर उसको सप्लाई के अंदर ले जाया जाएगा। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो यहां पे आइए, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई जब हम पढ़ रहे थे आज ही की क्लास में, मतलब इसका पहले वाला वीडियो जो आपने देखा होगा बिफोर ब्रेक, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई सर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि कुछ पैरामीटर हैं, हम देखें ये सप्लाई है या नहीं है, ये सप्लाई है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के कुछ पैरामीटर्स थे। वो पैरामीटर्स क्या थे सर? नंबर एक पे पहली बात गुड्स या सर्विस होनी चाहिए। हमने देखा गुड्स क्या होती है, मनी गुड्स नहीं है, याद आया? मनी और सिक्योरिटी एक्सक्लूड कर दो तो वो मनी और गुड्स ना ही सिक्योरिटी, मनी ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है, मनी एंड सिक्योरिटी ना ही गुड्स में आते हैं ना ही सर्विसेज में आते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन भी देखी, सर्विस अदर देन गुड्स हो जाता था, ये सब हमने पढ़ लिया। लेकिन सर सप्लाई होने के लिए हमने देखा पहले गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए, इनका फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, और ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर सेटिस्फाई होते हैं तो सप्लाई होती थी। देखो पैरामीटर क्या क्या यहाँ पे था, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर कंसिडरेशन। हाँ सर इन चीजों को हमने पढ़ा, और इसलिए पढ़ा कि सप्लाई समझ पाए। फिर हम यहाँ पे एक्सेप्शन में आपको एक क्वेश्चन मार्क बनाते हुए ऑलवेज बताते हैं कि यहाँ पे देखो सेकंड, देखो ये वाला थर्ड पैरामीटर जहां पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात हो रही थी, नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो भी सप्लाई में आ जाता है। सर नहीं समझ में आया? अरे बेटा अभी समझ में आएगा ना, अभी तक तो मैंने समझाया ही नहीं, कहां से आता। देखो यहां पे हम लोग क्या समझे, हम अभी तक पढ़ रहे हैं सर सप्लाई होता क्या है, ठीक? हाँ सर, तो सप्लाई होने के लिए गुड्स और सर्विसेज का फॉर द कंसिडरेशन होना चाहिए, सप्लाई गुड्स और सर्विस की फॉर द कंसिडरेशन होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर हम आपको यही समझाते जाए ना कि पर्सनल नेचर में, मान लो आपने अपना पर्सनल लैपटॉप अपने दोस्त को बेच दिया या दे दिया, बट वो बेचना या देना आपका बिजनेस नहीं था, तो जीएसटी की निगाहों में, जीएसटी के लिए वो सप्लाई की मीनिंग में नहीं आता है। अब सर हम समझ रहे हैं जीएसटी के लिए क्या चीजें सप्लाई की मीनिंग में आती है, तो जीएसटी के लिए पहले गुड्स और सर्विस होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए, सॉरी फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये तीनों पैरामीटर अगर ओके हैं तो वो सप्लाई है, वरना नहीं है। बट एक एक्सेप्शन यहां पे आ गया अभी थर्ड पैरामीटर के लिए कि सर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी सप्लाई है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी सप्लाई है। दिस इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि अगर कोई भी चीज गुड्स और सर्विस है, कंसिडरेशन के लिए है, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, जहां ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, जहां ये तीनों चीजें आपकी मिल जाती हैं, वहां पे सर ये ऑल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आपका सप्लाई हो जाता है अंडर जीएसटी। बट मैंने क्या कहा, यहाँ पे तीसरी वाली जो चीज थी, ये वाली फिंगर जो तीसरी वाली चीज थी, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर भी सप्लाई के अंदर आ गया। वो क्या है, देखो देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, केवल एक ही एक्सेप्शन है जहां पे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी उसको सप्लाई कहा जाता है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। अब कुछ बोलोगे सर गुड्स, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स आप कस्टम्स में देखा जाता है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपके आईजीएसटी एक्ट से चलता है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, याद रखना, सर्विस सर्विस सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, मतलब गुड्स और सर्विस भी है, फॉर कंसिडरेशन भी है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन है ना, तब भी उसको सप्लाई के मीनिंग में कहा जाएगा। सर अब देखिए इसको मैंने फिर यहां पे दोबारा एक्सप्लेन किया,
चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक से देखना। इसमें बोलते क्या है कि सप्लाई gets expanded significantly through the second part of schedule 1 71B 71B का पार्ट है ये। अगर सेक्शन याद नहीं रहता है तो भी ठीक है, बहुत से बच्चों को सेक्शन वाइज देखना होता है, और सच बताएं बहुत से नहीं, 2-4% बच्चों को सेक्शन वाइज देखना होता है, इसलिए लिंकेज के लिए मैंने लिखा हुआ है। which bring within the ambit of supply the importation of service for a consideration whether or not in the course of furtherance of business. This is only exception of the condition whether being made in the course of furtherance of business. मतलब सीधी बात, नो बकवास, सप्लाई के लिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए था, यहां पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है फिर भी ये सप्लाई है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है फिर भी ये सप्लाई है। सिर्फ ये एक ही एक कंडीशन होती है जहां पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होता है, और आपने सर्विस इंपोर्ट करने के लिए पैसा दिया हो, चाहे वो आपने बिजनेस के लिए दिया हो चाहे नहीं दिया हो। मतलब आर्किटेक्ट की सर्विस ली, जो एग्जांपल मैंने लिया है, अपना पर्सनल घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट की सर्विस दे दी और उसको पेमेंट किया, तो भी वो सप्लाई के मीनिंग में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल पढ़ो और 2-3 मिनट ध्यान यहाँ देना, एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी। देखो, रामैया अ प्रोपराइटर हैज रिसीव्ड एन आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज ओन होम। देखो ये भैया एक एक घर बना रहा है ये आदमी, और ये आर्किटेक्ट की सर्विस कहां से ले रहा है? इंडिया के बाहर यूएसए के आदमी से, यूएसए के आर्किटेक्ट से ये एक सर्विस ले रहा है, क्या? घर बनाने की। किसका? पर्सनल होम। फैक्ट्री नहीं बनवा रहा है, पर्सनल नेचर का घर बनवा रहा है, ठीक है। लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, भाई साहब न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, उनसे सर्विसेज ले रहा है आर्किटेक्ट की। इसने कंसिडरेशन पे कर दिया $5,000 का। द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, देखो यहाँ पे द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इसने बाहर से आर्किटेक्ट की सर्विस ली है, तो आप देश के बाहर से कोई भी चीजें लेते हो तो उसको इंपोर्ट कहते हैं ना। यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रामन्या इज सप्लाई अंडर सेक्शन 71B थ्रू इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब क्या होता था, अब हम मेन प्रोविजन पे, मेन बात पे। आपने ये तो समझ लिया सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज अवेलेबल और नॉट इज सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। मतलब सर बिजनेस के लिए ले चाहे ना ले, अगर पैसा देश के बाहर गया है तो सप्लाई कहते हैं। अब यहाँ पे आप मेरा सिर्फ ये रेड पेन देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, भारत से बाहर पैसा जा रहा है ना, और ये आदमी, इस आदमी का बिजनेस बढ़ा, इसको इनकम हो गई, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट को हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ना, मतलब भारत तो चाहता है कि एक्सपोर्ट बढ़े इंपोर्ट घटे। तो इसने कहा कि भले ही तुमने पर्सनल पर्पस के लिए देश का पैसा देश से बाहर गया ना, देश का पैसा देश से बाहर गया ना, तो भैया इसको चाहे तुम पर्सनल नेचर के लिए करो चाहे बिजनेस के लिए करो, कुछ भी हो जाए, हम इसको सप्लाई मान लेंगे और जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। ये आरसीएम के अंदर आती है, जो आप चैप्टर नंबर 3 में इन डिटेल पढ़ते हो। तो अब हमको अगर जीएसटी लगाना है तो पहले ये कहना पड़ेगा कि वो सप्लाई है। देखो बेसिक कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको जीएसटी किसी चीज के ऊपर लगाना है तो उसका सप्लाई बनना जरूरी होता है, ठीक। सप्लाई बनना जरूरी है, तो सर सप्लाई के लिए क्या बात बताई गई, गुड्स और सर्विस होने चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, पैसे की बात होनी चाहिए, और साथ ही साथ सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक। अब सर यहाँ पे क्या कंडीशन पड़ गई थी, आदमी, अभी आपने देखा उस आदमी ने आर्किटेक्ट की सर्विस अपनी पर्सनल पर्पस के लिए ले ली, तो सर यहाँ पे ये वाली सर्विस तो पड़ गई मेरी, ये वाली कंडीशन तो सर मेरी पड़ गई थी। लेकिन भैया हम तो चाहते हैं टैक्स लेना उसके अंदर, और टैक्स अगर हम जीएसटी लेना चाहते हैं तो उसको सप्लाई के मीनिंग में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जहां पे कंसिडरेशन है उसको हमने बोल दिया कि उसको सप्लाई माना जाएगा, और सप्लाई मान के हम जीएसटी लगाएंगे और उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगाएंगे, उसमें जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है इसको, जिसने सर्विस ली है। ये सब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। अभी बस इतना समझो कि भाई साहब उसको भी सप्लाई कहा जाता है, ठीक है, इसको भी सप्लाई कहा जाता है। अभी आपको बस इतना जानना है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सप्लाई गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक एक्सेप्शन था जो पढ़ा है हमने, और कंसिडरेशन के 4 एक्सेप्शन है जो शेड्यूल 1 में पढ़ेंगे। टोटल 5 ही एक्सेप्शन की चीजें हैं, टोटल 5। अब आओ फिर से आओ, कुछ एग्जाम्पल, हंसी मजाक की कुछ चीजें पढ़ते हैं। लेट अस एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग 2 सिनेरियो। इन 2 सिनेरियो में देखते हैं भैया कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई है या नहीं है, तो भी सप्लाई है या नहीं है। देखिए, चलिए आप भी पढ़ो यार मेरे साथ पढ़ो। देखो, नॉट अ सप्लाई सिनेरियो 1 में कैसे,
डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से कोई डोनेशन ली जा रही है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब समथिंग इन रिटर्न होता है, समथिंग फॉर समथिंग, कुछ ले दे रहे हैं हम लोग। इसका क्या मतलब होता है, अज्यूम करिए मैंने किसी ना आधार दिशा किसी फाउंडेशन को मैंने कुछ पैसे दिए और कहा कि ठीक है आप गरीब बच्चों को पढ़ाओ। मैंने 5 लाख रुपए का पेमेंट किया और मैंने कहा आप गरीब बच्चों को पढ़ाना, उस एनजीओ को मैंने पेमेंट की है, तो वो एनजीओ अब हमें कुछ नहीं देगा। मैंने एनजीओ को 5 लाख रुपए दिए और मैंने कहा आप जाओ गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छा वर्क कर रहे हो तो आप आगे वर्क करो, बट वो एनजीओ अब मेरे को कुछ देने के लिए, वो एनजीओ हमें कुछ देने के लिए क्या लाइबल है? नहीं सर, वो एनजीओ हमें कुछ देने के लिए लाइबल नहीं है। अब आप कहोगे सर गुड्स और सर्विस भी यहाँ पे आ गई, क्योंकि वो आपने उसको पैसा दिया, वो सर्विस देगा बच्चों को, गरीब बच्चों को सर्विस देगा, ठीक है, प्लस आपने उसको कंसिडरेशन दिया। लेकिन यहाँ पे बेटा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन तो पड़ गई ना। आप कहोगे सर आधार दिशा फाउंडेशन का बिजनेस है बच्चों को पढ़ाना, बिजनेस तो है, भले ही एनजीओ है लेकिन उनका काम भी है। और याद करो बिजनेस में था वेदर मॉनेटरी बेनिफिट और नॉट वाली बातें भी थी, बट फिर भी यहाँ पे हमने जो उसको पैसा दिया क्या वो जीएसटी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको चेक करने के लिए हम अपने ऊपर देखेंगे। देखो यहाँ पे देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट, देयर इज एंड ऑन द पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द डोनेशन ऑफ गिफ्ट टू डू एनीथिंग एंड एक्सप्रेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, नो रेफरेंस ऑफ मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, नो एडवर्टाइजमेंट। सीधी बात नो बकवास ये कहती है कि अगर हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया है या डोनेशन दिया है इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ को अगर पैसे देते हो और पेमेंट हैज टू बी कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, और पेमेंट का कैरेक्टर क्या है, गिफ्ट या डोनेशन करने का है, डोनेट कर रहे हैं। पर्पज इज फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक है, परोपकारिता, आप परोपकारी हो, परोपकारिता का है, कहीं आपको एडवर्टाइज नहीं कराना है। एग्जांपल के लिए मोहित रुंगटा ने अगर किसी को पेमेंट की कि भाई साहब आप लोगों को पानी प्योरीफाई करके लोगों को पानी पिलाओ, ठीक, किसी जगह पानी का बहुत कमी थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर मैंने पंपिंग सेट लगवाए, ठीक, आरओ वाटर आता है उसके अंदर से जितने भी मरीज है ना गरीब वो पानी पीते हैं, और उन्होंने अस्पताल ने लिखा बेस्ट विशेष फ्रॉम मोहित रुंगटा, बात खत्म हो जाएगी, वहां पे मेरा कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा, लेकिन बेस्ट विशेष फ्रॉम मोहित रुंगटा क्लासेस नंबर 1 कोचिंग इन सीए इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, ये सब पूरी एक एडवर्टीजमेंट लगा दी, तब क्या हो जाएगा, तब वो सप्लाई की मीनिंग में आ जाएगा। जब तक नॉट एडवर्टीजमेंट है तब तक तो वो सप्लाई के मीनिंग में नहीं है, वो माना जाता है हाँ भाई आपने डोनेशन दी है, जाने दो कोई बात नहीं, कोई सप्लाई की बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां वो डोनेशन आपका परोपकारिता की भावना हट गई, ठीक है, आपका परोपकार करने की भावना हट गई और एडवर्टीजमेंट की भावना आ गई, वहां पे तुरंत आपके ऊपर जीएसटी की बात कर दी जाएगी और कहा जाएगा इट इज अ सप्लाई। आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे, ये सप्लाई है कि नहीं है, नॉट अ सप्लाई। क्यों? कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है एनजीओ का आपके प्रति, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। आप लोग जब किसी मंदिर वंदिर जाते हो, मंदिर गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि कुछ कमरे बने होते हैं और कमरे के ऊपर लिखा होता है कि स्मरण में मिस्टर रामचंद्र जी ने इसको बनवाया है अपने पिता की स्मृति में, ऐसा लिखा रहता है। बट वहां पे ना ये इट इज अ ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। आप ना रामचंद्र जी को जानते हैं ना उनके पिताजी को जानते हैं कि वो लोग कौन थे, क्या बिजनेस प्रमोटर है, लेकिन लिखा हो अगर वहीं पे इन बेस्ट विशेस फ्रॉम टाटा मोटर्स, तो वहां पे तुरंत क्या हो जाएगा, बिजनेस का नाम आ गया, वो एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और उस चीज को फिर सप्लाई कर दिया जाएगा। सेम पैसा रतन टाटा जी ने दिया तो ग्रेटिट्यूड, और उनकी कंपनी ने दिया जहां कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी हो जा रहा है, एक बैनर पे लिख दिया जा रहा है, तो वो हो गया सप्लाई की मीनिंग के अंदर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू वाई संस्थान, ठीक है, अ चैरिटेबल यंग ट्रस्ट, सॉरी योगा ट्रस्ट, ट्रस्ट प्रिंटेड अ ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेष फ्रॉम भूषण। भूषण कौन है भाई, पता ही नहीं चल रहा, बेस्ट विशेष फ्रॉम भूषण लिख दिया, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। और अगर ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है, बात खत्म, ये सप्लाई के मीनिंग में नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन अब मान लो श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड फ्रॉम, सॉरी बेटा एक सेकेंड एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड मनी टू अ टेम्पल, श्रीमती दुर्गा देवी ने एक टेम्पल को कुछ मनी दे दी, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर, उनके पिता के मेमोरी के अंदर उन्होंने कुछ पैसे दिए टेम्पल को। द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोड डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर ऑन द डोर ऑफ द रूम। एक रूम बनाया, 5 लाख रुपए की डोनेशन थी, एक रूम बनाया, लिख दिया स्मृति में दुर्गा देवी के पिता के,
तो इससे कहीं से एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। इनके नाम पे मैंने किया, ये जो एनजीओ है ना वो ग्रेटिट्यूड दिखाती कि भैया इन्होंने दिया था, इनके कर कमलों से, इनके सहयोग से ये चीज हो पाई है। क्लियर? क्लियर सर। तो देखो यहां पे जहां पे भी एक, अब आपको ये फंडा समझना पड़ेगा, गिफ्ट या डोनेशन आपने दिया है किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, और पेमेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक और गिफ्ट इन द नेचर ऑफ डोनेशन है, आपने डोनेशन दिया है जिसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की नॉट एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो सर वो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई की मीनिंग में नहीं आएगा। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है चलेगा, एडवर्टीजमेंट है नहीं चलेगा, तो क्या सर वो सप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। अब देखो सिनेरियो नंबर 2, एक दूसरी भी चीज आपके आईसीआई मॉड्यूल में लिखी हुई है, उसको भी समझते हैं कि आर्ट वर्क। देखो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं, तो वो अपनी गैलरी में, आर्टिस्ट जो है उसने अपनी पेंटिंग ड्रॉ की, अब वो पेंटिंग गैलरी में जाके गैलरी से सोल्ड आउट होती है। तो देखो ये जो आर्टिस्ट है इसने पेंटिंग कहाँ दी, गैलरी जो दे रहा है, गैलरी वाला जो पर्सन है जो गैलरी को, आर्ट गैलरी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको दी। अब आर्ट गैलरी में से किसी कस्टमर को बिक जाती है, तो देखो यहाँ पेंटिंग कितनी जगह ट्रांसफर हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिस्ट से निकल के आर्ट गैलरी वाले तक गई, उसके बाद आर्ट गैलरी में अगर किसी को पसंद आया तो कस्टमर पे चली गई। तो बोलते हैं बेटा कि ये जो आर्टिस्ट ने आर्ट गैलरी में जो पेंटिंग भिजवाई, क्या वो सप्लाई है, तो कहा जाता है नहीं वो सप्लाई नहीं है, वो तो एक भेजा गया था ताकि बिक पाए। सप्लाई तब होगी जब गैलरी से कोई भी आदमी उसको परचेज करके अपने घर ले जाएगा। देखिए, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट सप्लाई एंड नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। जब आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को गैलरी में देता है तो गैलरी से कोई कंसिडरेशन भी नहीं आता है। आर्टिस्ट गिव देयर वर्क टू ऑफ आर्ट टू गैलरी वेयर इट इज एक्सिबिटेड फॉर सप्लाई, वहां पे एग्जीबिशन के अंदर उसको लगा दिया जाता है, प्रदर्शनी में लगा दिया जाता है कि यहां से बिक जाए। और हाउ एवर नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट व्हेन द आर्टवर्क आर सेंट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन एंड देयरफॉर द सेम इज नॉट अ सप्लाई, इसलिए से इसको सप्लाई नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि गैलरी से जब पेंटिंग गई है तब कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं हुआ है। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो वहां पे सप्लाई नहीं होगी। और सर कंसिडरेशन नहीं होता है तो एक ही केस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सॉरी, तो शेड्यूल 1 के 4 केसेस आप पढ़ोगे। जब बिजनेस नहीं है तो एक केस होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। इट इज ओनली व्हेन अ बायर सेलेक्ट अ पर्टिकुलर आर्टवर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी, किसी आदमी को वो पेंटिंग पसंद आ गई, दैट द एक्चुअल सप्लाई टेक प्लेस एंड एप्लीकेंट जीएसटी वुड बी पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो जब इस बायर को ये आर्ट गैलरी में रखी हुई पेंटिंग पसंद आई और इसने कहा ये लो पैसे दे दो पेंटिंग, तब एक्चुअल सप्लाई आएगी। तब एक्चुअल सप्लाई आएगी, मतलब जब ये इस आर्ट गैलरी में पेंटिंग गई तब सप्लाई नहीं आएगी। जब आर्ट गैलरी से सोल्ड हो जाएगी और कंसिडरेशन आएगा तब उसको सप्लाई कहा जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर क्लियर। अब सर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मजे की बातों पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मजे की बातों पे क्या सर, गुड्स प्लस सर्विस है, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। हाँ सर, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक्सेप्शन भी पढ़ लिया, लेकिन सर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी उसको डीम्ड सप्लाई कह दिया जाता है। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी उसको डीम्ड सप्लाई कह दिया जाता है। मजाक कर रहे हो क्या सर? कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी कैसे लगाएंगे? क्योंकि किसी भी चीज को सप्लाई हम क्यों कहते हैं, यहाँ पे शायद मैंने बताया होगा, किसी भी चीज को सर सप्लाई कहने के लिए हमको उसके जीएसटी लगाना होता है। अब आप कह रहे थे कि सप्लाई क्या होता है, अगर गुड्स और सर्विसेज हैं, फॉर द कंसिडरेशन है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ये तीन बातें आपने बताई थी। अब आप कह रहे हो अगर कंसिडरेशन नहीं है, देखो गुड्स और सर्विस है, कंसिडरेशन अगर नहीं भी है लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर मिल गई और कंसिडरेशन नहीं है, तो भी चार केसेस ऐसे हैं शेड्यूल 1 के जिसमें इसको डीम्ड सप्लाई कहा जाता है। फिर भी चार केसेस, सिर्फ चार केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर इसको डीम्ड सप्लाई कहा जाता है। ठीक है सर जी, कौन से वो चार केसेस हैं आइए देखते हैं। शेड्यूल 1, चलो अच्छा, अभी तक इसमें आपको कुछ अगर बनाना है या कोई भी चीज इसमें आपको प्रिपेयर करनी है तो आप प्लीज अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लीजिए। मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग की बेस पे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए सर,
अब हम बात करते हैं एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग, आओ इंपॉर्टेंट बात, एनी ट्रांजैक्शन। अब आप सोचो, सर कुछ तो बात है, कंसेंट्रेशन के बिना भी सप्लाई है, सप्लाई की 3 कंडीशन में कंसेंट्रेशन वाली कंडीशन नहीं है, फिर भी 4 केसेस, देखो यहाँ पे 4 केसेस ऐसे आ गए जहां पे फिर भी इसको क्या कह देंगे, सप्लाई कह देंगे। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब वो 4 केसेस क्या है? एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो रहा है लेकिन विदाउट कंसिडरेशन, और उसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो जनरली इज नॉट अ सप्लाई, जनरली इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन अनलेस इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, ये 4 केसेस ऐसे होंगे जहां पे सर वो डीम्ड सप्लाई के मीनिंग में आ जाएगा, उसमें कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी बाकी दोनों कंडीशन गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होना चाहिए, कंसिडरेशन वाली कंडीशन नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन इन द कोर्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ बिजनेस बाकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो भी उसको सप्लाई के मीनिंग में लाया गया है। अब आप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन दैट इज शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई। सर अभी तक हम लोग कहां तक पहुंचे? देखिए आप जिन चीजों को पढ़ रहे हो ना, आपने सप्लाई में पढ़ा सर, सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 7(1)(a) आप पढ़ चुके हो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस आप पढ़ चुके हो 7(1)(b) आप पढ़ चुके हैं बेटा, और अब सप्लाइड विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सक्लूड्स बाद में पढ़ेंगे, इंक्लूड्स अभी पढ़ रहे हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के बाद आज की क्लास रोक दी जाएगी। चलिए सर, तो शेड्यूल 1 में 4 बातें हैं जिसमें से पहली बात को पढ़ो, तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, ये तो लाइन लिख दी है यहाँ पे, वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन सच असेट। अब आओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 7(1) क्लॉज 3, ठीक। तब देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर इंस्टेंस वेयर एन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ द सेम इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, देयर आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 अपेंडेड ऑफ जीसीजीएसटी एक्ट। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि भैया सेक्शन 7 सबसेक्शन 1(c) के अंदर ये बात सीधी बात बोल दी गई है कि ये चीजें आपकी डिम्ड सप्लाई के अंदर आ रही हैं, जिसमें से है पहला परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। अब एक बात याद रखना बेटा, आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट को डीम्ड सप्लाई कहा जाता है जिसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ली गई है। अभी 5 मिनट बाद आपको एकदम ये चीजें याद रहेगी, अभी थोड़ा भारी लग रहा होगा, पहली बार पढ़ रहे हो ना, 5 मिनट बाद सबको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे इन्होंने लिखा है एनी काइंड, यहां पे इन्होंने लिखा है एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट नॉट डिफाइंड अंडर जीएसटी। बिजनेस असेट क्या होता है वो जीएसटी के अंदर बताया ही नहीं। किसी भी बिजनेस असेट को अगर आप ट्रांसफर या डिस्पोजल करते हो, ठीक है, तो अब बंदा पूछता है ओ भाई साहब बिजनेस असेट का क्या मतलब, तो वो जीएसटी के अंदर डिफाइंड नहीं है। अब आप बिजनेस असेट को क्या समझोगे, जैसे मान लीजिए आप ओल्ड फर्नीचर को समझ सकते हैं बिजनेस असेट। सर ओल्ड फर्नीचर को आप बिजनेस असेट समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं बताओ। मैंने एक जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मैंने पुराने फर्नीचर, जो मेरे फर्नीचर थे, अब मेरी प्रैक्टिस बहुत बढ़ी, मेरे यहाँ पे जो बेंचेस लगे थे वो पहले 80 बेंचेस थे, आज 200 बेंचेस लग रहे हैं। तो मैंने क्या किया, वो पुराने बेंचेस मेरे इंटीरियर से मैच नहीं कर रहे थे, मैंने हटा दिए। तो चूंकि वो फर्नीचर मेरा बिजनेस एसेट था ना, मेरे बिजनेस में यूज हो रहा था, तो मैंने उस बिजनेस एसेट को हटा दिया है, तो वो फर्नीचर भी बिजनेस एसेट है। आगे की कहानी आगे, made by an entity on permanent basis, made by an entity on permanent basis even though without consideration qualifies as supplies. However, it is important note that the provision would apply if the input tax credit has been availed on such asset. सीधी बात, नो बकवास। अगर आपने कोई बिजनेस असेट खरीदी, आओ आपने बिजनेस असेट क्या खरीदी सर, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, या फिर आप समझो कंप्यूटर खरीदा। सर ये कंप्यूटर या फर्नीचर आपने खरीदा था 1 लाख रुपए का, ठीक। अब आपकी यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक। सर जब आपने इसको 1 लाख रुपए पे परचेज किया तो आपने मांगी टैक्स इनवॉइस सेलर से, टैक्स इनवॉइस पे उसने लिखा कॉस्ट 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी एट द रेट 18%, उसने 18,000 रुपए की जीएसटी ले ली, लगाई, और 1,18,000 रुपए आपसे चार्ज पेमेंट किया आपने, पेड टू सेलर। आपने 1,18,000 रुपए पेड टू सेलर किया। यहां तक की बात क्लियर हो रही है ना? हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब होता क्या है, जब इसी चीज को आप अपने बिजनेस में लेके आते हो तो आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं बताइए।
जब आप इसको अपने बिजनेस में लेके आए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने इसको अपने बिजनेस में लेके आए, मेसर्स मोहित इंटरप्राइजेस, ठीक, आप इसको अपने बिजनेस में लेके आए हैं, तो आप क्या करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं 18,000 रुपए का, बात समझना अभी, और कॉस्ट ऑफ असेट दिखाते हैं सर आप 1 लाख रुपए। ये देखो मिला के 1,10,000 रुपए, 1,18,000 रुपए हो गए, और इस 1 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। और ये एक, और ये 18,000 रुपए आप इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं, ऐसा जनरली होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर नंबर 5 में पूरे डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले में बताया जाएगा। अब क्या सीन है सर, यहां पे आपसे कहते हैं कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, समझो, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, ठीक है, ये वाली जो बिजनेस असेट है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट अगर आप कर देते हो, और भले ही कोई कंसिडरेशन उसका लेते हो या नहीं लेते हो, लेकिन अगर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है तो उसको डीम्ड सप्लाई कहा जाएगा। क्यों? टैक्स की चोरी बचाने के लिए, टैक्सेस बचाने के लिए। देखो फर्नीचर पे इन्होंने क्या किया था, आपको 18,000 रुपए का आईटीसी दिया था। गवर्नमेंट जब भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देती है तो वो ये सोचती है कि भाई जाओ बिजनेस करो, कमाओ, और कमाओगे तो फिर हमें भी कुछ दोगे, ठीक। यहां पे क्या किया आपने, फर्नीचर पे ले तो लिया, और फर्नीचर को फिर कुछ साल बाद दिखा दिया स्क्रैप और हटा दिया, बेचा ही नहीं, दिखा दिया कि आपने फर्नीचर जला दिया है और कंप्यूटर को ई वेस्ट डिस्पोज कर दिया है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कहती है भाई अगर सभी लोग ऐसे ही करने लगेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि एसेट का एक्चुअल में क्या हुआ। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपने इसको विदाउट कंसिडरेशन भी हटाया, देखो यहां पे दो केस आता है, केस नंबर 1 दिखाते हैं कि 5 साल, आज के 2 साल बाद, फर्नीचर खरीदने के 2 साल बाद आपने क्या किया, इस फर्नीचर को 10,000 रुपए में या कंप्यूटर को 10,000 रुपए में सोल्ड किया, तो आप 18% जीएसटी क्लेम कर, जीएसटी उससे चार्ज करोगे और यहाँ पे कर दोगे। लेकिन अगर फ्री में विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने उसको बस ऐसे ही कूड़े में उठा के फेंक दिया तो क्या, तब यहाँ पे गवर्नमेंट आ रही है और कह रही है भैया अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन भी उसको हटाया ना तो इसको डीम्ड सप्लाई कहा जाता है, डीम्ड सप्लाई कहा जाता है। और डीम्ड सप्लाई कहने के बाद आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि उसका वैल्यूएशन करेंगे, उस पर टैक्स वसूलेंगे। सीधी बात, नो बकवास। अगर आपने आईटीसी लिया है और वो बिजनेस असेट पे लिया था, बाद में अगर आप दिखाते हो कि बिजनेस असेट को बिना किसी कंसिडरेशन के भी आपने हटा दिया, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं हम उसको सप्लाई मानते हैं, क्योंकि देखो बिना किसी कंसिडरेशन के हटेगा तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं आएगा, यहाँ पे टैक्स बच जाएगा। लोग कहेंगे भाई कबाड़ हो गया था, फर्नीचर टूट गया था इसलिए मैंने हटा दिया, बेचा नहीं है, कंप्यूटर खराब हो गया था इसलिए मैंने फेंक दिया, बेचा नहीं है। तो जो गवर्नमेंट से आपने इनपुट ले लिया उसका घपला हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको सप्लाई मानेंगे, और अब सप्लाई मानेंगे तो हम उसको जीएसटी में लाएंगे, आपसे वैल्यूएशन करवाएंगे और टैक्स भरवाएंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ रहे हो कि इसको सप्लाई कहा जाता है, डीम्ड सप्लाई। इज इट क्लियर? क्लियर। जैसे मान लीजिए सर ओल्ड फर्नीचर है, तो ये ओल्ड फर्नीचर क्या हो गया, अगर आपने इसके ऊपर आईटीसी लिया है और आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया बिजनेस से विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपने हटा दिया, पैसे नहीं लिए, रद्दी में नहीं बेचे, उठा के बाहर फेंक दिया, तो भी इसको डीम्ड सप्लाई कहा जाएगा। सप्लाई के लिए कंसिडरेशन तो था, यहां नहीं है फिर भी कहेंगे। डेड स्टॉक है, मानते हैं आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, आपके कुछ स्टॉक्स थे, जब आपने उसको परचेज किया होगा, फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं, जब आपने स्टॉक परचेज किया, आपने जब मेडिसिन परचेज की तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, अब वो एक्सपायर हो गई हैं, तो आप इसको क्या करोगे, फेंकोगे, क्योंकि बिकेगी तो है नहीं। तो जब फेंकोगे तो आप कहोगे ना विदाउट कंसिडरेशन मैं तो फेंक रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपने इनपुट लिया था ना, बिजनेस असेट है ना, तो भैया हम इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। ये तरीका क्या है सर, ऐसा क्यों, ट्रेस करने के लिए बेटा, एंट्री को ट्रेस करने का तरीका है कि असेट का ट्रैकिंग कर पाए, इनपुट का कोई मिस यूटिलाइजेशन हो, इसका ये तरीका है। वो ब्रेक आइटम, कुछ आइटम टूट टूट गए, मान लो कोई टैबलेट टूट गया, कोई लैपटॉप टूट गया, कोई फर्नीचर टूट गया, कूलर टूट गया, एसी टूट गया, फ्रिज भी से टूट गया, कुछ भी डोर टूट गया, तो स्क्रैप स्क्रैप कर रहा हो तो अब ये नहीं कहोगे तो टूट गया है, इसको हम हटा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो बिक ही नहीं सकता है, कबाड़ हो गया है, ऐसे नहीं कह सकते। अब आप, आपने चूंकि वो बिजनेस असेट है और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो उसको गवर्नमेंट डीम्ड सप्लाई मानती है। क्या मानेगी? डीम्ड सप्लाई मानेगी। कोई यूजलेस कंप्यूटर बैठा रहा हो तो उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। लेकिन 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 अब देखो इंपॉर्टेंट, फॉर्च्यूनर कार मान लो कि आपने कार लिया, और मैं आपको अभी बता दूं ये जो कार्स होती है ना अंडर सेक्शन 17(5) इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक होता है, इस पे आप क्रेडिट नहीं ले सकते। नहीं मींस नहीं,
इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो अब बताइए, अगर आपके बिजनेस में कोई फॉर्च्यूनर कार थी जिसपे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं सकते थे और आप उसको फोकट में हटा देते हो विदाउट कंसिडरेशन, अगर डिस्पोज ऑफ करते हो, तो क्या उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? नो सर, क्योंकि डीम्ड सप्लाई तभी मानेंगे अगर उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए हो। या तो फिर समझिए सर, आपका कोई फर्नीचर था, उसके ऊपर आईटीसी मिलता तो था लेकिन आपने लिया ही नहीं, तो भी अगर आप उसको फोकट में हटा रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो भी सर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सॉरी उसको डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब देखो, इसी बात को यहां पे लिखा है, ऊपर की यही बातें यहां पे लिखी हुई हैं। देखिए, देयरफॉर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर दिस पैरा, इस पैरा के अंदर सप्लाई होने के लिए क्या बातें जरूरी है? फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड होना जरूरी है। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी अ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट का ट्रांसफर या डिस्पोजल होना चाहिए। जो डिस्पोजल है वो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए अपने घर का फर्नीचर उठा, अपने ऑफिस का फर्नीचर उठा लेके घर गए, फिर 4 दिन बाद घर से ऑफिस ले आए। तो टेम्परेरी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। और आईटीसी मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट, और उस बिजनेस एसेट के ऊपर आईटीसी ली जानी चाहिए। पहले जब आपने उस बिजनेस एसेट को खरीदा था तो आईटीसी आप लिए हो, तभी तभी इसको डीम्ड सप्लाई की मीनिंग में आते हैं, तभी इसको डीम्ड सप्लाई की मीनिंग में लाया जाता है। इज इट क्लियर? केवल यही 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखो नीचे इसी को एक्सप्लेन किया है, कुछ भी नया नहीं है। अब आप समझ गए हो, देखो एक्सप्लेनेशन। इन व्यू ऑफ द लास्ट कंडीशन stipulated above, permanent transfer disposal of following business asset without consideration will not be covered under this para, will not be deemed as supply। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डीम्ड सप्लाई नहीं आ रही हैं, भले वो इस पैरा में फॉल कर जाए। किस केस में? अगर वो बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी। कुछ बिजनेस असेट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आईटीसी मिलती ही नहीं है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्लॉक्ड हो रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्ड्स के अंदर है 17(5) के अंदर, तो वो उन असेट्स के लिए ऊपर ये क्लॉज नहीं लगेगा। दूसरा, अगर बिजनेस असेट जो इलिजिबल फॉर आईटीसी थे, जिसके ऊपर आईटीसी मिलती है, कंप्यूटर जिसके ऊपर आईटीसी मिलती है, बट आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन ने आईटीसी लिया ही नहीं। अगर आईटीसी लिया ही नहीं है और उस बिजनेस असेट को फ्री में भी हटा दिया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बिजनेस असेट बिजनेस असेट बिजनेस असेट, याद करो अभी मैंने बताया था कि पर्सनल असेट के ऊपर, याद आया सबसे इसके ब्रेक के पहले वाली क्लास, एक औरत अपनी ज्वेलरी जाके ज्वेलरी शोरूम में बेच रही है, तो उसकी पर्सनल असेट थी, जीएसटी नहीं आता था। आपने अपने दोस्त को लैपटॉप दे दिया, पर्सनल असेट है, नहीं आएगा। लेकिन वही बिजनेस असेट वाला लैपटॉप दिया, जो बिजनेस असेट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाए हैं और उसका आईटीसी लिया है, अब अपने दोस्त को फ्री में भी दे दोगे ना, तो भी भैया उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, वैल्यूएशन होगा, जीएसटी आप भरोगे। क्लियर? क्लियर है सर। अब आइए, दिस क्लॉज इज वाइड इनफ टू कवर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी फॉर निल वैल्यूएशन। अब होता क्या था, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल की कोई होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को, और सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को बिजनेस असेट ट्रांसफर किया करती थी निल वैल्यू पे। तो इस क्लॉज के कारण उनको रोक दिया गया कि भैया निल कंसिडरेशन पे भी अगर आप कर रहे हो तो रुक जाओ। ये डीम्ड सप्लाई के कंसेप्ट के अंदर कवर हो गया है। ठीक है सर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, पढ़ लो, बहुत इजी है, और अब रिपीट एक बार पढ़ लेना, बुक बहुत है। एग्जांपल, ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन ध्रुव ऑन सच लैपटॉप। देखो, ध्रुव ने अपने पुराना लैपटॉप अपने दोस्त को दे दिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट उस लैपटॉप पे लिया था, तो भैया डीम्ड सप्लाई के मीनिंग में आ गए हो ध्रुव जी। एग्जांपल 2 कहता है, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर्स परमानेंट ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एयर कंडीशन का डीलर था, ठीक, समझो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला था, एयर कंडीशन का डीलर था, उसके पास कोई कार थी जो बिजनेस में यूज करता था, दैट इज कार इज इन बिजनेस असेट, उस असेट को उसने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, परमानेंटली ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कार के ऊपर तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, ब्लॉक्ड है, मैंने बताया ना, आईटीसी हैज सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड, द ट्रांजैक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट अ सप्लाई एज कंडीशन टू अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस असेट इज नॉट फुलफिल्ड। तो क्योंकि भैया आईटीसी बिजनेस असेट वाला फुलफिल नहीं हुआ है। ये एक लाइन आपको इतनी सी बारी, इतनी ज्यादा बात इस एक लाइन की एक्सप्लेनेशन थी, सिर्फ इस एक लाइन की एक्सप्लेनेशन समझाई है मैंने, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट whether input tax credit has been availed on such asset, उस asset के ऊपर input tax credit अगर आप अवेल किए हैं तो क्या होगा। देखो, अब जिसको लिखना है बेटा वो ये चीजें जैसे भी अपने हिसाब से उसको बनानी हो कृपया करके बना लेगा। एंड बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं,
हाँ, इसको आप बना लीजिए अपने हिसाब से। सेकंड थिंग, देखो सेकंड थिंग ना, जीएसटी इजी नहीं है। जीएसटी लग अपनी इजी, बट उतना इजी है नहीं। और अगर चीजों को समझ के पढ़ोगे ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक बार जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझो, बुक को रीड कर लेना। उसके बाद कोई समरी बुक की नीड वीड नहीं पड़ेगी। देखते ही जाओगे, समझते ही जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए एक बार आप लोग लिख लीजिए इस चीज को। चलो सेकंड टॉपिक देखते हैं, और आज का वैसे भी ये लास्ट टॉपिक ही माना जाएगा। सर, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई कहते हैं। सर ये सब जो रूल्स बन रहे हैं, ये क्रेडिट चेन को मेंटेन करने के लिए बन रहे हैं। इस बात को समझो कि जो भी रूल्स आपके बन रहे हैं ना, ये क्रेडिट चेन को मेंटेन रखने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। उसका और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। मेन पर्पस है क्रेडिट चेन मेंटेन रहे, इसके अलावा कोई दूसरा पर्पज नहीं है। क्लियर क्लियर। सर क्रेडिट चेन मेंटेन से आपका क्या मतलब है? देखो हम थोड़ा सा आपको यहाँ समझा रहे हैं, एक बात सुनो। मानते हैं कोई आइटम फैक्ट्री में बन रहा है, बात सुनना, अभी थोड़ा सा ना डिटेल्स पे ध्यान दो बेटा। कोई आइटम फैक्ट्री में बन रहा है तो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया 1000 रुपीज का। अब हम केवल इनपुट की बात करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, जिसके ऊपर उसको रॉ मटेरियल जब उसने परचेज किया 1000 का, तो 100 रुपए का आईटीसी मिल गया। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ मशीन परचेज की थी, उसके ऊपर आईटीसी इसको 200 रुपए का मिल रहा था। कुछ प्रोसेसिंग की सर्विसेज ली, सर्विस समझो, जॉब वर्क करवाया। बस बातें समझो, टर्म्स को आगे के चैप्टर्स में समझाएंगे, बेसिक चीजें बता रहे हैं। तो उसको 300 रुपए का क्रेडिट मिला। इस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट भाई साहब को कितना मिला है? 600 रुपए का मिला है। मानते हैं इसी प्रोडक्ट को ये आदमी इस प्रोडक्ट को 2000 रुपए में सेल करता, और इसके ऊपर पांच पांच क्या, इसके ऊपर अज्यूम करो 10% का जीएसटी भरता, 200 रुपए का जीएसटी भरता ये, सॉरी। मानते हैं इसी प्रोडक्ट को ये 20,000 रुपए में सेल करेगा, 20,000 रुपए सेल प्राइस, और जीएसटी इस पे अज्यूम करो 10% होता, तो 2,000 रुपए का जीएसटी आता। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। तो रूल ये होता है ना कि इसके ऊपर जो भी जीएसटी पेबल आएगा, इसके ऊपर बेटा जो भी जीएसटी पेबल आएगा, जो भी यहाँ पे जीएसटी पेबल आता है, बात को समझ लो, 2,000 रुपए लेस जो भी इसके पास आईटीसी, ये वाला जो आईटीसी अवेलेबल होता है, 600 रुपए माइनस होके कैश में कितना पैसा जाता है? कैश में जाता है सर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपए, डिफरेंस का अमाउंट। इसलिए आईटीसी की वैल्यू होती है, क्योंकि वो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अब मान लो यही फैक्ट्री से किसी शोरूम में गया, शोरूम में गया हरियाणा के, फैक्ट्री थी दिल्ली में, तो सर ये जो जाएगा ना, तो अब 2,000 रुपए चूंकि जीएसटी पेबल था, तो इसको 2,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा हरियाणा वाले को। जब ये हरियाणा वाला मानते हैं पंजाब को बेचता है, और यहाँ पे टैक्स पेबल कितना आया था? टैक्स पेबल की हम बात कर रहे हैं। टैक्स पेबल अज्यूम करो यहाँ पे 4800 हुआ था, 4800 हुआ था। और जब हरियाणा वाले ने पे किया होगा, तो 4800 को बताएं कैसे पे किया होगा? देखो 4800 को इसने क्या किया होगा, जितना भी ये 2,000 रुपए आईटीसी ले लिया होगा, ये वाला 2,000 रुपए आईटीसी, और अपनी ओन पॉकेट से 2800 पे कर दिया होगा। अब जब पंजाब वाला ने लिया ना, तो 4800 का इसको आईटीसी मिल गया होगा। इसका मतलब गुड्स जहां जहां जा रहा है, वहां वहां उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले जाना बहुत जरूरी है। एक कंडीशन समझना, मान लो गुड्स सीधे पंजाब पहुंच गया, सेल परचेज हो रही है, गुड्स डायरेक्ट ये हरियाणा वाले ने सेल कर दिया पंजाब वाले को, गुड्स पहुंच गया इसके पास, और इसकी वैल्यू अब बढ़ बढ़ के हो चुकी है 50,000 रुपए। इसने 50,000 रुपए के ऊपर 10% का जीएसटी इसके ऊपर आता है सर 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कितना हो गया? जीएसटी पेबल। अब अज्यूम करो अगर ये आईटीसी, अगर ये वाला आईटीसी इस पंजाब वाले को नहीं मिलेगा, तो बॉस ये पूरा 5,000 रुपए कैश में पे हो जाएगा ना। और ये 48 और यहाँ पे 4800 ऑलरेडी पेड था, तो जिस गुड्स पे केवल 5,000 रुपए का टैक्स जाना चाहिए था, पंजाब वाला उस पर बहुत ज्यादा टैक्स ऑलरेडी दे चुका होगा। 5,000 प्लस 4800 दोनों चल जाएगा। समझ में आया तो बेस्ट है, नहीं आया तो टेंशन मतलब बेसिक्स वाली क्लासेस में देख लेना। ठीक ठीक है सर जी, बेसिक क्लास जो इसमें है उसको देख लेना। नहीं समझ में एक बार व्हाट्सएप कर देना, बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे हम नहीं बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब, बस मतलब समझो, इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन मेंटेन होनी चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन को मेंटेन करना है, बात खत्म। गवर्नमेंट क्या कहती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन को मेंटेन करना है।
तो जहां जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन के ऊपर संशय पैदा हो सकता है, डिलेमा आ सकती है, कुछ गड़बड़ की जा सकती है, कोई टैक्स प्लानिंग की जा सकती है, वहां वहां पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रूल्स बना दिए। अब आपका शेड्यूल नंबर 1 का पैरा नंबर 2 पढ़िए। सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो जहां पे भी आप इनकम टैक्स में भी देखते हो रिलेटेड पर्सन के ऊपर हम और आप रिलेटेड हैं तो मिलके घपला कर सकते हैं, इसलिए यहां पे एक रूल बनाया गया रिलेटेड पर्सन के लिए। दूसरा, डिस्टिंक्ट पर्सन एक नया टर्म है आपके लिए, वो क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। पहले जिस टर्म से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, दैट इज रिलेटेड टर्म, रिलेटेड पर्सन, उसको समझते हैं। सप्लाई तो हो रही है, विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, तो सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं होता, इसलिए विदाउट कंसिडरेशन को भी शेड्यूल 1 के अंदर डीम्ड सप्लाई बना के जीएसटी में लेके आया गया है। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, अब उसको समझिए। तो सर रिलेटेड पर्सन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25। ये कौन लोग होते हैं अभी बता रहे हैं। विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन provided it is made in the course of furtherance of business. Let us understand the term related person and distinct person. सीधी बात, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई कहा जाएगा, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन में होनी चाहिए। अब रिलेटेड पर्सन कौन लोग होते हैं? रिलेटेड पर्सन मतलब सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। सच पर्सन आर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस बी है। बिजनेस ए के अंदर मिस्टर बी डायरेक्टर है और बिजनेस बी के अंदर मिस्टर ए डायरेक्टर है या ऑफिसर है, एक दूसरे के ही बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर है, तो इन दोनों बिजनेसेस को आपस में क्या मान लिया जाएगा? रिलेटेड मान लिया जाएगा। ठीक ठीक है सर जी। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक दूसरे के जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म के भी रिलेटेड हैं और पार्टनर्स भी आपस में रिलेटेड होते हैं। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी आया हुआ है, वो भी देखिएगा। इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी है, वो भी देखिएगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को भी रिलेटेड माना गया है। तीसरी बात, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल, ओन, होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 20% ऑफ वोटिंग स्टॉक शेयर्स बोथ ऑफ देम। मतलब अज्यूम करो यहां पे मिस्टर ए है, ये मिस्टर नहीं, ये ए लिमिटेड है, ये बेटा बी लिमिटेड है। ठीक है, अब यहां पे मिस्टर राज है, राज भैया ए में 30% शेयर होल्डिंग करते हैं, राज भैया बी में 30% शेयर होल्डिंग रखे हैं। तो ए लिमिटेड के रिलेटेड तो है ही है, बी लिमिटेड के रिलेटेड तो है ही है, ये दोनों कंपनियां भी आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ये दोनों कंपनियां भी आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाती हैं। चलो, वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर। एक दूसरे को कंट्रोल कर रही है, मतलब ए लिमिटेड जो है, अज्यूम करिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड 100% शेयर होल्ड करती है बी लिमिटेड की, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, तो सर ये दोनों रिलेटेड है। लेकिन अज्यूम करो यहां पे एक है ए एन लिमिटेड, ए एन लिमिटेड जो इसके अंदर 70% स्टेक होल्ड करके रखती है ए लिमिटेड के अंदर, तो एएन लिमिटेड इसके अंदर 70% का स्टेक कंट्रोल करती है। एएन लिमिटेड ये वाली कंपनी इस कंपनी में 70% स्टेक होल्ड करती है, 70% कंट्रोल है, और इस कंपनी का इस पे 100% कंट्रोल है, तो इनडायरेक्टली कितना होगा? 17 इंटू, इस वाली कंपनी का इस पे 70% कंट्रोल पहुंच गया, इस वाली कंपनी पे भी इनडायरेक्टली देखो 70% कंट्रोल तो इस पे भी पहुंच गया ना, क्योंकि ए लिमिटेड तो 100% कंट्रोल की थी, और इस वाली कंपनी को ए लिमिटेड को 70% कंट्रोल करता है, तो इनडायरेक्टली बी लिमिटेड को भी तो 70% कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी कंपनियां आपस में ये भी रिलेटेड ही आ गई, ए एन और बी लिमिटेड भी आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगी। ठीक है, ठीक है सर, बहुत इजी है। थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। कोई तीसरा पर्सन है भैया जो दोनों कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है, तो ये दोनों कंपनियां भी आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगी। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ थर्ड पर्सन। ये दोनों कंपनियां मिलके, कंपनी ए और कंपनी बी, ये दोनों कंपनियां मिलके किसी सी लिमिटेड को अगर कंट्रोल करती है, मानते हैं ए लिमिटेड का उसमें, मानते हैं ए लिमिटेड 45% स्टेक रखा है, बी लिमिटेड 55% स्टेक रखा है सी लिमिटेड के अंदर, तो भी ए और बी लिमिटेड मिलके तीसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, इसलिए ए और बी भी आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगी। ठीक, ठीक है सर जी।
अब देखो सच पर्सन आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, मदर फादर ब्रदर सिस्टर सेम फैमिली के अंदर है तो भी रिलेटेड पर्सन कराएंगे। वन ऑफ देम इज सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसाइनर्स ऑफ द अदर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में कह लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आप किसी चीज के सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेट्स से एमडीएच मसाला, अगर एमडीएच मसाले को किसी जियोग्राफिकल लोकेशन को हम कहते हैं लेट्स से गाजियाबाद, गाजियाबाद में सिर्फ और सिर्फ एमआर इंटरप्राइजेज ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो एमडीएच और एमआर इंटरप्राइजेज एक दूसरे से रिलेटेड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसका सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसाइनर है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। इस वर्डिंग से तो अभी यही पता चलता है। आगे की क्लैरिफिकेशन अदर डिटेल्स देखा जाएगा। तो अभी तक देखो कुछ नहीं समझे। रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं? इतनी इजी चीज जो कभी आप भूलोगे नहीं। रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं भाई? एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो जुड़ाव है, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है। तो बता तो दिया कैसे कनेक्शन है, यही होता है रिलेटेड पर्सन। अब देखो एग्जांपल, मिस प्रिया होल्ड 30% शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, जो मैंने समझाया। देखो ये प्रिया है, प्रिया 30% शेयर किस पे होल्ड कर रही है? एबीसी लिमिटेड पे, ठीक। एंड शेयर 35%, सॉरी 30% शेयर एबीसी लिमिटेड एंड 35% शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड। ओके, 35% इसमें किस पे होल्ड कर रही है? XYZ लिमिटेड के ऊपर। तो क्या हुआ? एबीसी लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड आर रिलेटेड। ये दोनों कंपनियां क्या हो गई? रिलेटेड हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनियों में कोई थर्ड पर्सन 25% से ज्यादा स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, Q Limited had deciding role in corporate policy, operations, management and qualify control of R Limited. It can be said that Q Limited control R Limited. क्वेश्चन कह रहा है कि सर Q Limited कंट्रोल कर रहा है R Limited को। अगर एक आदमी किसी दूसरी इंटरप्राइज को कंट्रोल कर रहा है तो मेरा जीएसटी लॉ करता है इन दोनों को रिलेटेड मान लिया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है तो ये लोग रिलेटेड हो गए हैं। इज इट क्लियर? यस सर, यहां तक की बात भी हमको क्लियर है। अब आइए, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? अगर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ये बात तो समझ में आ गई सर। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है उस चीज को अब समझते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? देखो इसके जस्ट बाद हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे रिलेटेड पर्सन रजिस्ट्रेशन का, ठीक। अब क्या होता है, जीएसटी के अंदर ना स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो स्टेट वाइज मिलता है और प्लेस वाइज। मतलब एक ही स्टेट के अंदर, प्लेस वाइज बोले तो यूपी स्टेट के अंदर ही आप 3 जगह, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, 4 जगह में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन लेकिन स्टेट वाइज ये कंपलसरी होता है कि अगर आपका यूपी में बिजनेस है, एमपी में बिजनेस है, दिल्ली में बिजनेस है, बिहार में बिजनेस है, तो हर स्टेट में अगर आप टैक्सेबल कमोडिटी का, टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा स्टेट वाइज। विद इन स्टेट आपके ऊपर ऑप्शन है, लेकिन अगर अलग अलग स्टेट है तो कंपलसरी हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो सर एक स्टेट मतलब यहाँ पे ये एक रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन 1, यहाँ पे आपका एक होगा रजिस्ट्रेशन 2। इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। जो दो अलग अलग सेम कंपनी के दो रजिस्टर्ड प्लेसेस हैं उसको डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। अब देखो कैसे, अज्यूम करो कि टाटा मोटर्स कंपनी जो है, अज्यूम करिएगा बेटा, टाटा मोटर्स ने, टाटा मोटर्स छोड़े, एमबीए चाय वाले को लो आज। एमबीए चाय वाले का यूपी में भी रजिस्ट्रेशन है, गोरखपुर में उसने आउटलेट खोल रखा है, एमपी में भी उसने अपना आउटलेट खोल रखा है, वो उसने अपना दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा, आउटलेट खोल रखा है, बिहार में भी उसका एक रजिस्ट्रेशन है, बिहार में पटना में भी उसने अपना आउटलेट खोल रखा है। तो उसने हर जगह जो अपना आउटलेट खोला है, एमबीए चाय वाला ओनर तो एक ही है ना, ओनर तो एक ही है। अब उसने हर जगह जो अपना रजिस्ट्रेशन लिया है तो एक ब्रांच उसकी, जो एक आउटलेट है, जो एक उसका कैफे है और जो दूसरा कैफे, इस दोनों जो कि रजिस्टर्ड है तो ये क्या कहलाएंगे पता है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड है, ये ऐसा माना जा रहा है कि दोनों अलग अलग पर्सन है। एक्चुअल में तो है ये एमबीए चाय वाला ही, लेकिन माना जाएगा दोनों अलग अलग है। दूसरा, मानते हैं कि एमबीए चाय वाले ने उत्तराखंड के अंदर इसका एक पेट्रोल पंप है, या पेट्रोल पंप बेटा लिकर शॉप है, लिकर शॉप है, ओनली लिकर शॉप है और कोई बिजनेस नहीं है। तो अगर लिकर शॉप है तो लिकर शॉप्स को रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, ठीक। जीएसटी से भी उसको बाहर रखा गया है। तो लिकर शॉप है तो ये अनरजिस्टर्ड है।
मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों रजिस्ट्रेशन होता तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता, लेकिन सर ये तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसको क्या बोला इन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इस्टेब्लिशमेंट का नाम यहाँ पे दे दिया था। अब इसी चीज को यहाँ पे बहुत बड़े तौर पे लिखा गया है और समझाया गया है। आइए समझते हैं। आइए, distinct person is specified section 25, the establishment of a person which separate registrations, वो establishment जिसमें separate registration रखे हुए हैं, whether within the state, same state, union territory, on different state और यूनियन टेरिटरी आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब अरे हम यहाँ पे हैं, इस स्टेट के अंदर 2 रजिस्ट्रेशन ले लिए तो भी हम डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर हमने अलग अलग स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन लिए तो भी हम डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। सीधी बात, नो बकवास। जितना रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैंने ऊपर क्या दिखाया, 4 रजिस्ट्रेशन है, जब सेम ही आदमी के रजिस्ट्रेशन है, ये सब रजिस्ट्रेशन है ना, तो भैया ये डिस्टिंक्ट पर्सन ही माने जाते हैं। सीधी बात है, अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग है तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाता है। आगे देखिए, where a person having one registration establishment in a state या union territory has another establishment in a different state or union territory not necessarily registered, यहां तक की बात होगी। जब वो रजिस्टर्ड था, सेपरेट रजिस्टर्ड था, तो क्या कहते थे, डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक। लेकिन अगर वो नॉट रजिस्टर्ड है, देखो नॉट रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कंसीडर्ड एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब दोनों रजिस्टर्ड है तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, और एक रजिस्टर्ड है दूसरी रजिस्टर्ड नहीं है तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। यहीं पे इस वर्ड का खेल है, ठीक है। और थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मोहन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली। भाई साहब का हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। ही हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज न्यूली ओपन्ड ब्रांच ऑफिस। सीए साहब का बिजनेस चमक गया, सीए साहब ने वेस्ट बंगाल के अंदर अपना एक ऑफिस खोल लिया। बताइए, सीए साहब ने वेस्ट बंगाल के अंदर अपना ऑफिस खोला तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन लिया होगा, तो वो वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये सीए साहब कहाँ थे, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर था। मतलब यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन, एक ये हो गया रजिस्ट्रेशन, दो रजिस्ट्रेशन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक। तो मोहन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए जाएंगे। डीम्ड हम क्यों वर्ड निकाल रहे हैं, सॉरी, डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए जाएंगे यहाँ पे, डीम्ड नहीं, ये डीम्ड वर्ड का कंसेप्ट अलग है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए जाएंगे क्योंकि ये तो दिख रहे हैं अलग अलग है, ठीक ठीक है। फर्दर सुनो, a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment, मतलब उस पर्सन का किसी एक स्टेट में इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक रजिस्ट्रेशन है, जैसे रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र है किसी आदमी का, ठीक। हैज एन इस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, देन सच इस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर वो रेस्टोरेंट है, एमबीए चाय वाला है, उसका कैफे रजिस्टर्ड है, ठीक। महाराष्ट्र के अंदर भाई साहब एमबीए वाले रजिस्टर्ड है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन तो कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि सेम पैन के अंदर 2 रजिस्ट्रेशन होता तो डिस्टिंक्ट पर्सन आता, रजिस्ट्रेशन 1 रजिस्ट्रेशन 2। एमबीए चाय वाले का एक पैन, उसके अंदर सारे अलग अलग रजिस्टर्ड, लेकिन यहाँ पे तो सब रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इसके लिए वर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन यूज नहीं होता, इसके लिए होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, कि इस डिस्टिंक्ट पर्सन जो है इसकी एक इस्टेब्लिशमेंट वहां है और वो भी रजिस्टर्ड है, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, 2 अलग अलग लोग हैं। अब उसको हम दूसरा लोग नहीं कह सकते, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हम कह देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब कुछ केसेस, इन्हीं बातों को, रिलेटिव्स को और डिस्टिंक्ट पर्सन को लेते हुए आईटीसी चेन मेंटेन करने के लिए, ये वाली जो मैंने आपको यहां बताई थी, आईटीसी चेन मेंटेन करने के लिए कुछ छोटी छोटी बात की गई है। कैसे कैसे एक बात बताओ, अब मान लो एमबीए चाय वाले हैं, अब इनकी दिल्ली की हेड ऑफिस है, दिल्ली में इनका काम चल रहा है, बात समझो, थोड़ा बिजनेस को समझो। दिल्ली में काम चल रहा है, अचानक से पता चलता है कि सर यूपी के लखनऊ में इनका जो आउटलेट ओपन हुआ है वहां पे टूरिज्म बढ़ गया, अयोध्या में इन्होंने अपना एमबीए चाय वाला खोला, वहां पे टूरिज्म बढ़ने के कारण इनको बहुत ज्यादा मशीनरी की जरूरत है, जिससे बेकिंग मशीनरी की कुछ जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, अपने हेड ऑफिस से बेकिंग मशीनरी वहां पे शिफ्ट कर देंगे। अज्यूम टाटा मोटर्स, सोचो टाटा मोटर्स ने महिंद्रा को लेते हैं आज, महिंद्रा मोटर्स ने कुछ गाड़ियां बनाई, ठीक। इसने बनाया 10,000 थार,
10,000 थार बनाया। अब कुछ दिल्ली 5,000 थार दिल्ली भेज दिया, 5,000 थार हरियाणा भेज दिया। हरियाणा में पता चला भाई 7,000 थार्स चाहिए, 5,000 थार्स तो बिक गए, 5,000 थार्स तो बिक गए, 7,000 थार्स की डिमांड है। तो इसने अपने दिल्ली वाले से, क्योंकि दिल्ली में अभी केवल और केवल 100 थार्स बिकी है, सोचो 100 थार्स बिकी है, तो यहाँ पे जो सरप्लस है यहाँ पे भेज देगा, अपने हरियाणा में भेज देगा, दिल्ली से हरियाणा भेज देगा अपना स्टॉक, अगर दोनों महिंद्रा ही संभाल रही है तो अपना स्टॉक ट्रांसफर कर देगा। बट क्या प्रॉब्लम आती है कि दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ियां, जो गाड़ी दिल्ली गई थी, जिसका आईटीसी दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया था, अब उसका आईटीसी हरियाणा को भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जब एक ही कंपनी है तो इनवॉइस ही नहीं बनता है, कहती है कि भैया कोई कंसिडरेशन ही नहीं लेना, मैंने अपनी फैक्ट्री से दिल्ली भेजा, अब हम ही वहां भेज रहे हैं, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो आईटीसी शिफ्ट कैसे करें। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इसको सप्लाई मानेंगे, विदाउट कंसिडरेशन है, और ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए ना, देखो रजिस्ट्रेशन 1, रजिस्ट्रेशन 2 और स्टॉक गया आया, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए ना, तो अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो इसको सप्लाई मानेंगे। सर हाँ बहुत टफ लग रहा है, अरे नहीं लगेगा, अभी देखो आओ, अभी डिस्टिंक्ट पर्सन समझा ना, अब देखो स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, ब्रांचेस ट्रांसफर क्वालिफाई या सप्लाई। अब क्या होता है, वर्डिंग सुनिए, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, बहुत कॉमनली इन बिजनेस दैट वन ब्रांच सप्लाई सर्विसेज टू अनदर ब्रांच ऑफ सेम एंटिटी विदाउट कंसिडरेशन। अपने सीए ऑफिस में देखो ना यार, 4 ऑफिसेज होते हैं, पता चलता है भाई तुम्हारे पास की ब्रांच में बैंक ऑडिट करनी है तो तुम ही चल जाओ, भले ही वो यूपी की ब्रांच को अलॉट हुआ है, ठीक, मानते हैं यूपी की ब्रांच को दिल्ली की बैंक की ब्रांच की ऑडिट मिली है, तो दिल्ली में भी अगर ऑफिस है तो दिल्ली वाला पर्सन चल जाता है, तो विदाउट कंसिडरेशन जाके सर्विसेज तो दे ही देता है ना, गुड्स की भी इसी तरीके से सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन, उसी को यहाँ पे पॉइंट ऑफ किया है। सिमिलरली गुड्स आर ट्रांसफर्ड among different units of same entity free of cost, for instance distribution of samples manufactured in factory of different branches of transfer of goods from factory to depot showroom for the sale of their own, from one warehouse to another warehouse, from the one branch to another branch, whereas the demand of the goods is higher। कुछ नहीं, इतनी बात में लिखा कि एक ही फैक्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच 1 ब्रांच 2 में जहां पे भी मान लो ब्रांच 1 में इन्होंने 500 पीस बेचे, तो ब्रांच 2 में अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ब्रांच 2 में विदाउट कंसिडरेशन फ्री ऑफ चार्ज गुड्स को शिफ्ट कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है, वहां वाली ब्रांच से बिक जाए। ठीक है, थार का एग्जांपल लिया ना, मान लो दिल्ली में भेजे लेकिन थार की डिमांड, अरे थार छू गया, विंटर्स आने वाले हैं, मान लो मोंटे कार्लो है कंपनी, ठीक है, मोंटे कार्लो कंपनी ने अपना मटेरियल बहुत ज्यादा भेज दिया आगरा में, अब आगरा से ज्यादा ठंड दिल्ली में पड़ने लगी, तो यूपी से वो अपना माल को दिल्ली में शिफ्ट करवा देगा ना, उसके मोंटे कार्लो के खुद के कंपनी रनअप आउटलेट्स खुले हैं ना, शोरूम खुले हैं ना, तो वहां आगरा से माल उठा के अपने दिल्ली वाले शोरूम में भिजवा देगा, उसको तो अपना प्रोडक्ट अपनी कमोडिटी बेचनी है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है, तो आईटीसी का क्या करें, इसीलिए बताया गया कि ऐसा देखा जाता है कि जहां डिमांड ज्यादा है कंपनी एक जगह से उठा के माल दूसरी जगह भिजवा देती है। अब देखो दीज ट्रांजेक्शन आर टर्म्ड एज सेल्फ सप्लाई, इसमें क्या हुआ, खुद को ही सप्लाई किया ना, वो अपनी एक ब्रांच से निकाल के दूसरी ब्रांच में माल भेज दिए, खुद को ही तो सप्लाई किए। अंडर जीएसटी दीज ट्रांजेक्शन अंडरटेकन विदाउट कंसिडरेशन विल आल्सो क्वालिफाई एज सप्लाई। अब सप्लाई कहा गया, जीएसटी के अंदर पता है भैया ये वाले ट्रांजेक्शन ना बिना किसी कंसिडरेशन के होते हैं, फिर भी इसको हम सप्लाई कहेंगे, और सप्लाई कहेंगे सर्विस, सप्लाई कहेंगे, देखो प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस इज बिटवीन डिफरेंट लोकेशन, दो डिफरेंट लोकेशन में होनी चाहिए, मतलब दो रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट लोकेशन मतलब दो रजिस्ट्रेशन विथ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम लीगल एंटिटी एज देयर आर ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होती है, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होती है बता दिया मैंने, इसका मतलब समझो गुड्स जब अपने ही को हम दे रहे हैं, अपने ही किसी दूसरी रजिस्टर्ड ऑफिस को दे रहे हैं, या अपनी किसी दूसरी अनरजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, अपना ही गुड्स अपने को ही दे रहे हैं, हम लोग दो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं तो भी उसको क्या बोला जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो भी उसको क्या बोला जाएगा, तब भी सर उसको बोला जाएगा सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई, क्योंकि सप्लाई बोलने के लिए क्या था कि कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तब भी उसको क्या बोला जाएगा, सप्लाई। नो कंसिडरेशन है 4 चीजों में, तब भी उसको सप्लाई बोला जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन पहला क्या था, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ स्टॉक बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, दूसरा क्या आ गया ये वाला आपको जो मैंने भी बताया, देखो
परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस रेट, दूसरा क्या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस between related person, between distinct person specified in section 25 made in the course of furtherance of business। वहां से भी तो बेचने के लिए किया गया था ना तो बिजनेस के अंदर। ठीक, अब आप आ जाइए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है, यहां तक की बात तो समझ में आ गई है। अब देखो सर, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने मन से लिख सकते हो थार वाली बात, आप यहाँ पे खुद लिखो ना, एग्जाम्पल लिखो, प्लीज लिखो ना यार। यहाँ पे आप रेडीमेड गारमेंट वाली बात लिख लो, थार वाली बात लिख लो, कुछ भी एग्जाम्पल लिखो, लास्ट डे याद रहेगा। पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो आप। देखो एग्जाम्पल एक बात समझते हैं कि रघुवीर फैब्रिक ट्रांसफर 100 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ। देखो भैया, लखनऊ के अंदर 100 शर्ट्स पड़ी है, 1000 होगा, 1000 शर्ट्स पड़ी हैं, ठीक, टू हिज रिटेल शोरूम इन दिल्ली सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर। लखनऊ से इसने इन शर्ट्स को दिल्ली के शोरूम में बेचा, दिल्ली का रिटेल शोरूम था, भेज दिया, फैक्ट्री से निकाल के अपने अपने ओन शोरूम में भेजा है, ठीक है। द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुवीर फैब्रिक आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। तो लखनऊ वाले के पास लखनऊ का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, दिल्ली वाले के पास दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, लेकिन दोनों भैया रघुवीर जी के ही पैन के ऊपर रजिस्टर्ड होंगे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है पैन बेस्ड, चैप्टर नंबर 7 इसके जस्ट बाद हम पढ़ाएंगे, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों रघुवीर के ही पैन पे रजिस्टर्ड है, तो दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, ठीक है। ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि ये 1000 शर्ट्स फ्री में गई है दिल्ली ब्रांच पे, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया गया है फ्रॉम द फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कंस्टिट्यूट सप्लाई। फिर भी क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे, फिर भी कहा जाएगा कि यहाँ पे सर सप्लाई ऑफ शर्ट्स हुआ है। अब इससे क्या फायदा होगा, सप्लाई ऑफ शर्ट्स अगर हम एक बार कह देंगे ना, फिर हम इसका वैल्यूएशन करेंगे, इसका जीएसटी निकालेंगे, जीएसटी निकाल के यहाँ पे जो शर्ट्स का आईटीसी था वो मतलब यूपी से दिल्ली के पास शिफ्ट हो जाता है, ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी इतना समझो, इसको सप्लाई कहा जाता है, कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी इसको सप्लाई कहा जाता है, ठीक ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बता दिया जाए सर, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखो सर, हाँ, अब एक कंडीशन तो ऐसी भी हो सकती है कि मेरे 2 रजिस्ट्रेशन नहीं है, अज्यूम करिए यूपी में ही है, मेरी लखनऊ और कानपुर ब्रांच है। अब जीएसटी में प्रोविजन होता है कि हम इसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और दूसरे लोकेशंस को मथुरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लेंगे तब तो 2 हो गए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिए विद इन स्टेट, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उस प्लेस को हम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा सकते हैं। तो सर यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, देखो, however transfer between 2 unit in of a legal entity under single registration, यूपी की ही तीनों ब्रांच हैं, apparently within the same state will not considered as supply। रजिस्ट्रेशन तो अलग अलग है ही नहीं, तो अगर लखनऊ से कानपुर कोई माल जा रहा है ना, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। कैसे समझा सकता है, समझो, रघुवीर फैब्रिक ट्रांसफर्स 100 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन कानपुर सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर, जिससे कानपुर से वो बिक जाए। इट कैन बी टेकन ऑन द रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डिक्लेयरिंग लखनऊ फैक्ट्री इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड कानपुर शोरूम इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इन्होंने क्या किया, लखनऊ की फैक्ट्री से कानपुर शोरूम में माल भेजा, जिससे कानपुर से माल बिक जाए, इसको इन्होंने दिखाया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको इन्होंने दिखाया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, ठीक है सर जी। Since no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom in the same state, single registration does not constitute supply। कोई कंसिडरेशन था ही नहीं, यूपी का माल चला गया सीधे यूपी में ही दूसरे लोकेशन पे, क्योंकि सिंगल रजिस्ट्रेशन इन यूपी था, इसलिए इसको सप्लाई नहीं कहेंगे। अब क्यों, सेम केस में जब सर लखनऊ में ही था और कानपुर गया है, देखो जब सर लखनऊ की फैक्ट्री थी, ठीक, और मानते हैं दिल्ली शोरूम गया था, और जब लखनऊ की फैक्ट्री थी और कानपुर गया, सर यहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन था, एक ही रजिस्ट्रेशन है ना सर, यहाँ पे बोलते हैं कि सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन सर यहाँ पे चूंकि 2 रजिस्ट्रेशन था, इसको बोलते हैं सप्लाई मानेंगे। कारण समझ रहे हो क्यों भैया, ये भले लोकेशन बदल रही है, स्टेट तो यूपी है, स्टेट तो यूपी है, और स्टेट में जो क्रेडिट मिला होगा आईटीसी स्टेट का, यूपी का क्रेडिट अगेन यूपी में शिफ्ट करके हम क्या करेंगे, अगर रजिस्टर्ड होता, ये भी एक रजिस्टर्ड होता, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 अगर होता और सेम स्टेट होता, तब भी हम इसको
डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान के सप्लाई मान लेते हैं। अनरजिस्टर्ड है बस इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि विद इन सेम स्टेट है। अगर स्टेट बदल जाता ना, ये अनरजिस्टर्ड होता और स्टेट बदल जाता तो भी हम इसको सप्लाई मान लेते हैं। मतलब अभी तक का क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या निकला है, सीधी बात जो हम कहें, सीधी बात क्या लिखी है कि अगर देखो सीधी बात जो अभी तक की सीधी बात हम कहें, देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो देखो बेटा, however in the above example if Raghuveer Fabric obtained separate registration for Lucknow factory and कानपुर शोरूम, मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 1 और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2 अगर ऐसा हो जाता तो स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन लखनऊ फैक्ट्री एंड कानपुर शोरूम विल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। तो भैया इन दोनों का चूंकि एक रजिस्ट्रेशन ये है एक रजिस्ट्रेशन ये है, दोनों में जो भी माल जाता सेपरेट रजिस्ट्रेशन मान के इसको सप्लाई मान लिया जाता। इज इट क्लियर? तो सीधी बात क्या है समझो कि अगर आपके डिफरेंट रजिस्ट्रेशन हैं, अगर आपके डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन 1 रजिस्ट्रेशन 2, अगर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है चाहे वो सेम स्टेट में है चाहे नहीं है, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, तो अगर आप सप्लाई करते हो तो सर इसको क्या सप्लाई करते हो विदाउट कंसिडरेशन सेम एंटिटी के, ये बात याद रखना सेम एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो भी इसको क्या मानेंगे हम सप्लाई मानेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन 1 है और अदर स्टेट में अनरजिस्टर्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट, लिखो मेरे साथ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, और इसको भी क्या बोलते हैं सप्लाई। लेकिन सर अगर रजिस्ट्रेशन है और अदर जो भी आपका ब्रांच है वो है आपकी अनरजिस्टर्ड लेकिन सेम स्टेट में है, तो भाई साहब यहां पे नो सप्लाई। अब इसको अब अपने टर्म्स में सीधी बात में और अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ठीक है। अब देखो इतनी ही हमें आपको बात बतानी थी, अब इसके अंदर कुछ केसेस भी हैं जो आपको बताते हैं। स्पेशल केस नंबर 1 बताया, स्पेशल केस नंबर 1 सप्लाई थोड़ा टिपिकल है, इतना इजी नहीं है। स्पेशल केस पे आओ, चलो पहले बेटा ये लिख लो, आप बिल्कुल लिख लीजिए ये वाला। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस क्या होता है, हमने अभी देखा था कि सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटिव होते हैं। देखो एक बहुत बड़ा खेल हो जाता, इन्होंने बोल तो दिया है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटिव हैं, तो भैया एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉय ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ठीक, ये लोग रिलेटिव होते हैं, तो इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके ऊपर उसको सप्लाई मानेंगे और जीएसटी लगाएंगे, दुनिया भर की बातें आती हैं सर। बट यहाँ पे क्या है ना, अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होता है, पहली बात तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है और ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब कुछ देते हैं। इन्होंने बाद में बताया, मान लो इनको ये 50,000 रुपए सैलरी जो दे रहा है ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे रहा है, इसलिए इस 50,000 रुपए के ऊपर जीएसटी की बात नहीं की, इसको नेगेटिव लिस्ट में डाला गया। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिश्ता रिलेटिव का रिश्ता होता है, और इसको इन्होंने क्या किया सप्लाई की मीनिंग में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब ये बात आती कि हम किसी को 50,000 रुपए सैलरी भी दे रहे हैं, इसका अगर वो मेरा एम्प्लॉय है तो मुझे सर्विस दे रहा है, काम कर रहा है मेरे लिए, तो उस पर जीएसटी भी दे, तो वहां पे ना ये दिक्कत आई, तो इसलिए कहा गया कि भैया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो चीजें मिलती हैं उन सब चीजों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। एक निगेटिव लिस्ट आती है शेड्यूल नंबर 3, वहां पे डाल दिया गया है। आगे पढ़ाएंगे। अब एक और चीज अटकी, क्या, दिवाली का बोनस। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिवाली में अगर 50,000 रुपए तक कुछ भी दे रहा है, दिवाली मेंशन नहीं है, थ्रू आउट द ईयर अगर 50,000 रुपए तक के फ्री गिफ्ट देते हैं तो सर वो भी जीएसटी से बाहर होता है। 50,000 से ज्यादा होगा तो उसको देखेंगे। सोन नेकलेस दे रहा है, मान लो एम्प्लॉय को अपने सेक्रेटरी को नेकलेस दे रहा है 50,000 रुपए से ज्यादा, कि 8 लाख रुपए का, वहां पे हम देखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक महीने का बोनस दे रहा है 44,000 रुपए, 45,000 रुपए, 60, 44,000 रुपए, 45,000 रुपए, अप टू 50,000 रुपीज तक, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है भैया ये चलेगा, ये सप्लाई की मीनिंग से बाहर है। अब एक बात आती है सर,
अब मानते हैं कि एम्प्लॉयड एम्प्लॉय को होम दे रहा है, रहने के लिए घर दे रहा है, टैक्सी की सर्विसेज दे रहा है। तो सर ये जो सर्विसेज एम्प्लॉयड एम्प्लॉय को दे रहा है, हमने बोला कि भाई साहब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे के रिलेटिव हैं, तो सर्विसेज को सप्लाई माना जाएगा। तो अगेन जीएसटी डिपार्टमेंट का है, अगर ये एकोमोडेशन की फैसिलिटी या टैक्सी फैसिलिटी, कैब फैसिलिटी, ये सब एज पर इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब अगर अगर एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तब तो ओके, नहीं है तब सप्लाई के बारे में बात की जाएगी। ये क्लैरिफिकेशन आई स्पेशल केस नंबर 2 पे। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये रहा एम्प्लॉयर, ये रहा एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में जो सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं, इन टर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन गिवन अबव, हमने रिलेटेड पर्सन जो पढ़ाया है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और रिलेटेड पर्संस। However, service provided by an employee to the employer in the course or in the relation of his employment are not treated as supply. जो सर्विसेज ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता है ना, उसको सर सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो इसको शेड्यूल 3 निगेटिव लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आगे हम लोग शेड्यूल 3 भी देखेंगे। 3 शेड्यूल ही आपको देखना है, अभी आप शेड्यूल नंबर 1 पढ़ रहे हो, यहाँ शेड्यूल नंबर 3 के बारे में बात की गई। दूसरी एक बात आती है सर, गिफ्ट ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया, तो शेड्यूल 1 प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट अप टू ₹50,000, 50,000 रुपए तक का जो भी गिफ्ट है in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service or both. However, gift value more than ₹50,000 made without consideration are supply and subject to GST when made in the course or furtherance of business. अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के तहत आपने 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई उसको गिफ्ट दे दिया, पर्सनली होके गिफ्ट दिया, तब की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब। देखो यहाँ पे लिखा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपने कोई गिफ्ट दे दिया, मतलब पर्सनल अकाउंट से आपने नहीं दिया, अपने बिजनेस के अकाउंट से अगर गिफ्ट दे दिया है, तो वहां पे जीएसटी की बात की जाएगी, और 50,000 रुपए तक कोई भी जीएसटी की बात नहीं होती है। ठीक है, ठीक है सर जी। अब बात करते हैं प्री रिक्विजिट बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब क्या क्या होता है, बहुत बार ना ऐसा हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो फैक्ट्री वाला ना आपको किसी क्लब की मेंबरशिप दे सकता है, जिम की मेंबरशिप दिला देता है, वो सभी एम्प्लॉयज को दिला रहा है, तो वहां पे भैया वो सप्लाई की मीनिंग से बाहर हो जाती है। जैसा मैंने बताया ना, एकोमोडेशन दिला रहा है, टैक्सी दिला रहा है, और इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो आपके सप्लाई की मीनिंग से बाहर हो जाता है। वही बात लिखी है, एज डिस्कस्ड, as already discussed, service by employee to the employer in the course or in relation to employment is outside the scope of GST. एम्प्लॉयमेंट के अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो आउटसाइड द जीएसटी है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट के टर्म में जो हो रही है वो चीजें वो जीएसटी से बाहर हो जाती हैं। जो चीजें एज पर एम्प्लॉयमेंट टर्म है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना एम्प्लॉयमेंट का, वो चीजें जीएसटी से बाहर हो जाती है। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज क्लैरिफाइड इन अ प्रेस रिलीज ऑफ 10 जुलाई 2017 को, मिनिस्ट्री ने कहा, 1 जुलाई 2017 को आया आपका ये जीएसटी, 10 जुलाई को मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई की बात कि दैट सर्विस ऑफ सच अ मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज shall to all the employees by the employer, the same will not be subject to GST. सारे एम्प्लॉयज को अगर एम्प्लॉयर हेल्थ क्लब की फैसिलिटी दे रहा है, जिम की फैसिलिटी दिलवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, तो सारे एम्प्लॉय को करवा रहा है ना, तो एक एम्प्लॉयमेंट टर्म माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। The same would also true for free housing of the employee where when the same is provided in term of contract between the employer and employee and is a part of parcel of cost to company. C2C जो होती है कॉस्ट टू कंपनी, अगर उसमें आपको फ्री एकोमोडेशन दिया गया है, कैब दी गई है, कोई मेंबरशिप दी जा रही है, तो वो सब कुछ आपके एम्प्लॉयमेंट के पार्ट में है, तो उसको सप्लाई की मीनिंग में नहीं लाया जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, इतना हमको समझ में आ गया है जहां से भी आपने पढ़ाया। तो हमने शेड्यूल 1 में परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट के बारे में पढ़े, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ाई की। अब इसका जो ये जो बाकी दो पार्ट है वो आज ही पढ़ाएंगे, तो आपके लिए हैवी हो जाएगा। इन चीजों को आप लोग खुद से अब घर पे बैठ के पढ़ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके बाकी के पोर्शन को कंप्लीट करा देंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड सीए इंटरमीडिएट, हेलो, सीए इंटरमीडिएट इनकम टैक्स फ्रॉम ICAI मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है, अपनी रिकॉर्डिंग बैच चल रहा है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। 991831
10384 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना आगे लेक्चर्स कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपको चाहिए, बिकॉज लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर के बीच में काफी गैप हो गया है बिकॉज आपके कमेंट्स कम थे। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी जल्दी बता देना। बीच में आप लोगों के पेपर भी चल रहे थे, इसलिए भी शायद कोई वीडियो में कमेंट नहीं आए थे। अब आप मुझे बताना क्या करना है, वीडियोस किस बेसिस पे चाहिए, डेली चाहिए, एक दिन गैप करके चाहिए, आई विल अरेंज अकॉर्डिंगली, मैं टाइम को शेड्यूल करूंगा। और जीएसटी की तो आपके पूरे वीडियोस इसी पे आएंगे यूट्यूब पे। इनकम टैक्स के लिए कम्युनिकेट कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।